एक मॉडल ने ये सब खोला कि बॉटी पोटा पार्टी एक होती है, मतलब मॉडल्स को यूज़ करते हैं पहले ये, और जब मन भर जाता है उन खराब औरतों में से एक मेरी माँ है। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं वहाँ पैदा हुई हूँ, लेकिन अच्छा भाग्य मेरा ये है कि मैं बदसूरत और पैर से लंगड़ी पैदा हुई हूँ। तो जो मेरी माँ करती है, खराब औरत कहलाती है, वो मैं नहीं कर सकती। मुझे 8 साल की उम्र में किसी ने उठा के बाजार में बेच दिया। मार खा के आओ, पीट के आओ, तुम्हारे कपड़े फट जाए। यहाँ आकर रोई, बवाल किया, या मुझसे कहा कि वहाँ चलो, मैं जाऊँगा नहीं, और गालियाँ खाएंगी, कपड़े ही फटे, कभी साड़ी यहाँ से खींच देनी, पूरी खुल जाने, बहुत बदतमीज, तुझे यहाँ बिठा दें, अच्छी खासी तो है, चल तुझे यहाँ बिठा दें, बहुत कमाएगी। मेरी बेटी इनके कब्जे में, वो सुबह तक तुम्हें ला के देनी होगी, अगर नहीं लाई तो मैं वापस चल जाऊँ, मेरी बेटी मार देंगे, मैं वापस जाऊँगी। इतने बरस बाद पॉडकास्ट के जरिए मुझे पता लगा। फिर वहीं की एक लड़की मुझे एक दिन कहने लगी, वहाँ तो उस जैसी बहुत सारी। तो पुलिस वालों का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग कुछ में? भी नहीं, कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। आँख बंद नहीं होती। हर जगह जहाँ कहीं रेड लाइट एरिया है वहाँ रेस्क्यू ऑफिसर की नियुक्ति होती, उद्धार अधिकारी, इसका उद्धार करता सिर्फ अपना। और सड़ते देखा मेरे मरते हुए, अभी तक मरा नहीं है, और इस हालत में है, सुन रहा होगा हर पॉडकास्ट मेरा। नेपाली लड़कियां आ रही हैं यहाँ पर? नेपाली है, सब तमाम बाजार भरे पड़े नेपाली लड़कियों से। नहीं, वो कबाड़ी बाजार है, ये जीबी रोड है, वहाँ सोनागाछी है, और कमाटीपुरा है, ये अलग अलग बाजारों के नाम। लेकिन मैं उस दुर्भाग्य की साक्षी हूँ कि मेरे सामने देखते देखते सत्य हुआ कि हाईवे कांड होता है, अगर आपने देखा हो। एक लड़की सिर्फ चप्पल के अलावा कुछ नहीं पहने होती पूरे शरीर पे, और उतरती है, और उसके साथ वो नेताजी आते हैं, धाकड़ जी। फिर आप दूसरा देखते हैं तो एक और एमएलए साहब आते हैं, जिनके साथ रूसी लड़कियां, उनका फेस देखिए जो बना रहा है, लड़कियों का कहीं फेस नहीं आता, कुछ नहीं आता, केवल हाथ आता है कि वो शराब उनकी बॉडी पे फेंक रही है, और वो सिर पे गिलास रख के नग्न डांस कर रहे हैं। वहीं कस्टमर आएगा, यूज कंडोम फेंकेगा, वहीं वो थूकेगा भी, गुटखा खा रहा है तो गुटखा थूकेगा, गंदगी थूकेगा। तो ये जो खाने का पैसा भी है वो खुद देती हैं? अरे बिल्कुल, उनको ही देना है। इससे भी बुरा ये है कि एक लड़की अगर 20,000 रुपये में खरीदी गई, तो जब तक वो 20,000 वो नहीं पूरा कर देती तब तक वो बंद हुआ है। और जो इनकी वर्दी है वो पहन के हैं, ये कोई क्लीनर का काम कर रही है, कोई रिसेप्शनिस्ट है, कोई अटेंडेंट है, ये कहने को ये है, मगर एक्चुअल में ये कस्टमर की डिमांड है। जैसे आप रेस्क्यू करते हो इन लड़कियों को, रेस्क्यू करने के बाद सबसे बड़ा इन लड़कियों के साथ चैलेंज क्या आता है? देखिए, पहले तो चैलेंज वही है, रेस्क्यू इतना आसान थोड़ी है, मालकिन की नजर से बचना। उनके पास जो सामान आता है, जैसे उनको मेकअप करना है, कपड़े वगैरह, वो कैसे? सब वहीं जाते हैं, झोला छाप डॉक्टर जाएंगे, एक सस्ता सा बिल्कुल गंदे से मेकअप का सामान बेचने, 2-2 रुपए का, 3-3 रुपए का, एक वैसलीन जैसी डिब्बी। जय माता दी। एक बार फिर से आप सभी का अष्टवेद्य शोज में बहुत बहुत स्वागत है। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा आई ओपनिंग होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, पर हमारी इस इंडस्ट्री और इस डेवलपमेंट के पीछे एक बहुत ही डार्क रियलिटी भी है। आज भी बहुत सारे लोग मजबूर हैं जो इन हालातों से निकल नहीं पा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ रेड लाइट एरिया की या फिर सेक्स वर्कर्स की। सेक्स इंडस्ट्री या सेक्स वर्कर्स की इंडस्ट्री इंडिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली इंडस्ट्री है। और आज इसी टॉपिक पर, इसी डार्क रियलिटी को एक्सपोज करने के लिए आज हमने बुलाया है अतुल शर्मा जी मैम को। अतुल शर्मा मैम फाइट कर रही हैं ऐसी लड़कियों को इस डार्क रियलिटी से बाहर निकालने की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल इसी फील्ड में दिए हैं, और 500 से ज़्यादा गर्ल्स को वो आज इस नर्क से बाहर निकाल पाई हैं। देखते रहिएगा इस पॉडकास्ट को, बने रहिएगा इस पॉडकास्ट में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आई ओपनिंग ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। नमस्कार अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अष्टवेद्य शोज में। कैसी हैं आप? अच्छी, बढ़िया। अतुल जी, मैं जानना चाहूँगी आपकी ये जो शुरुआत है लोगों को निकालने की, मतलब लड़कियों को बचाने की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, ये शुरुआत आपकी हुई कहाँ से, कैसे शुरू किया आपने? देखिए, अगर मैं ये बात वैसे बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैंने कुछ भी शुरू नहीं किया। शायद डेस्टिनी थी कि जो मुझे खींच खांच के वहाँ ले जाती रही 5 साल की उम्र से। जी, बहुत छोटी उम्र से 5 साल की उम्र हाँ, से? क्योंकि मेरा घर वहाँ से बहुत नज़दीक है। अच्छा। 500 मीटर की दूरी पे एक आड़ी सड़क जाती है और उसके पार मेरा घर है। तो अभी पहली बार स्कूल में दाखिला होता है तो 5 साल का ही होता था पहले, और उसी रास्ते से जाना है। एक्चुअली में मेरठ एक बिल्कुल 9 दरवाज़ों में घिरा हुआ शहर है। अभी आउटर में बस गया, दरवाजे डैमेज हो गए, लेकिन वो है बेसिकली वही पुराना शहर। तो
हिदायतें पहले दिन से शुरू हुई कि ऊपर मत देखना, जब जाओगे बेटा ऊपर नहीं देखते, बहुत प्यार से कहा गया। इतने छोटे बच्चों को कैसे समझ में आएगा, तो देखेगा ऊपर क्या है भाई, यहाँ भी हुई है वहाँ भी हुई है। तो ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरा, तो बहुत हिदायतें, कभी दुकानदार रोक लें, बेटा किसकी बेटी हो, अरे उनकी हो, ऊपर मुझ क्यों देख रही हो, ऐसे नहीं बताया कि ऊपर नहीं देखना, सीधे जाओ। ये ऐसी चीज़ें थी जो घर करती गई कि क्या हुआ, क्या क्यों नहीं करने दे रहे। लेकिन समय बीतता रहा, इतना चर्चाएं नहीं होती थी घरों में इन बातों की, अखबारों में लिखा नहीं जाता था, ऐसे किसी बाजारों की बात नहीं होती थी। 8वीं में पहली बार हमको एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ कि मैं स्कूल जा रही थी और एक मुझे खटखट की आवाज़ आई बाजार से गुजरते हुए, तो जी ने देखा एक लड़की उतर रही है और बैसाखी से वो चलती है, तो मुझे देख के वो पलट गई एकदम अच्छा। वापस। और मैं भी एक झलक देख पाई, लेकिन मुझे लगा कि मेरे क्लास में पढ़ती है, हालांकि मेरी कोई दोस्त नहीं है, बैक बेंचर है और पढ़ती है, पर क्योंकि अलग से कुछ बच्चा हो तो वो ध्यान रहता है। वो बैसाखी से चलती थी, पैर खराब था उसका एक, और थोड़ी सांवली थी। फिर मैंने 2-3 दिन इंतजार किया कि मैं पूछूंगी, मेरी अम्मा तो कहती हैं कि वो तो बड़ी बड़ी खराब औरतें हैं, उनको नहीं देखना, वहाँ ऊपर औरतें रहती हैं वो खराब हैं, उनको मत देखना। तो ये क्या कर रही है यहाँ पे, वो भी शायद मुझसे बच रही थी, तो 2-4 दिन बाद आई, आके उसने फिर वही मतलब मुझसे बचने की कोशिश की। फिर मैंने घेर घार के उसको पूछा कि भाई तुम वहाँ क्या कर रही थी, मेरी अम्मा तो कहती हैं वहाँ खराब औरतें रहती हैं। तो वो शायद उम्र में मुझसे थोड़ी ज़्यादा थी और जीवन का अनुभव भी होगा उसको शायद, तो उसने मुझे 2 टूक कहा कि उन खराब औरतों में से एक मेरी माँ है। अच्छा। हाँ, और मेरा दुर्भाग्य है कि मैं वहाँ पैदा हुई हूँ, लेकिन अच्छा भाग्य मेरा ये है कि मैं बदसूरत और पैर से लंगड़ी पैदा हुई हूँ। तो जो मेरी माँ करती है, खराब औरत कहलाती है, वो मैं नहीं कर सकती, उस प्रोफेशन के लायक नहीं। मतलब उसका कहना ये था, जो मुझे आज समझ आता है, कि मैं उस प्रोफेशन के लायक नहीं हूँ। लायक नहीं। नहीं मुझे कुछ समझ आया, कुछ नहीं आया, मैंने बस इतना सोच लिया कि अच्छा ये नाच नहीं सकती क्योंकि इसका पैर खराब है, सुंदर नहीं है तो लोग इसका गाना सुनना पसंद नहीं करते होंगे, इसका नाच देखना भी पसंद नहीं करेंगे, गाना आता होगा तो। इतना फिर सोचा, और बस फिर मेरी कभी कोई बात नहीं, पहले भी नहीं होती थी, मेरी कोई दोस्ती दोस्ती थी नहीं। फिर वो शायद स्कूल छोड़ दिया या आगे नहीं पढ़ पाई, पता नहीं मुझे। और उसके बाद में फिर बात आई गई होगी, और फिर अर्ली एज में शादी, अब आज से इतनी पुरानी बात मैं कर रही हूँ 78 में हमारी शादी हुई, तो आप सोच सकते हैं कि इतना पुराना समय बहुत पुराना समय है ना। तो मतलब तब फिर भूल सी हो गई, और क्योंकि 16 साल की उम्र थी मुश्किल से, फिर जल्दी जल्दी 2 बच्चे हुए। और थोड़ा खुराफाती तो मैं रही शुरू से, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं, थोड़ा मुखर भी रही, बात का जवाब देना जी, और बदजुबान भी कहलाना, जी। तो जुबान जोर है, बोलती है हर बात पे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड थे वो, उस जमाने में उसको जुबान जोर कहा जाता था। फिर उससे बड़ा काम हमने ये कर लिया कि हमने लव मैरिज कर ली, इतनी कम उम्र में कर तो दी, लेकिन वो घर वालों बस मरो जाओ जो करना है करते रहे, हो गया। तो बहुत उम्मीद नहीं थी उनसे भी, लेकिन ये लोग बहुत अच्छे थे मेरे इन-लॉज, उन्होंने तो बच्चे की तरह रखा, 2 बच्चे जल्दी जल्दी हो गए। अब ऐसे में पड़ोस में कोई रहने आई तो वो मेरे छोटे बच्चे को, जो 1 महीने का था मेरा बेटा, उसको खिलाने लगी, और थोड़ी सी आत्मीयता उसके साथ बढ़ी। बहुत उम्र थी उनकी, 35-36 साल की उस समय हो गया, मैं 17 साल की थी सर। तो उसने मुझे एक दिन अपनी आप बीती बताई कि मैं बहुत अच्छे घर की लड़की हूँ तुम्हारी तरह, मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, आज लग रहा है तुम्हें, बहुत सुंदर सी थी। अच्छा। लगती नहीं थी कि ये झाड़ू पोछा करती हो, लेकिन करती थी, मेरी आंखों के सामने जा रही थी। लेकिन मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ, अच्छा। और मेरे पिताजी की किसी से रंजिश हो गई, तो मुझे 8 साल की उम्र में किसी ने उठा लिया और उठा के बाजार में बेच दिया। ना उसने ये नाम लिया किस बाजार में बेचा, ना ये बताया मुझे कहाँ के, मैंने सोचा इस बाजार में है। तब हमारा इतनी नॉलेज नहीं हाँ थी आपको। हाँ, हम नहीं, तब चर्चा ही कहाँ होती थी, चर्चा भी नहीं होती थी। हमें तो मेरठ से बाहर कुछ पता ही नहीं था कि दुनिया और भी है कहीं। और हमारे यहाँ आज भी बाजार का मतलब, जो किसी जो बाजार या मार्केट तो होती है नॉर्मल। नहीं, या तो हम बाजार का नाम ले कि हमको वली बाजार जाना, हमको लाल कुर्ती जाना, हमको ये कहें, या फिर अगर हमने कहा कि बाजार है, वही बाजार में थी वो औरत, इसका मतलब उस बाजार में थी, इसका कोई हम नाम नहीं ले रहे। तो अब चलो भाई क्या करूं कि मुझे एक बार मेरे माँ बाप से मिलवा दो, कैसे भी। उसने अपनी सारी दास्तान बताई, कैसे गई, वहीं धंधे में लगी। 8 साल से, आज वो 35-36 साल की थी, सोच सकते हो कि उसको मतलब लगभग 28 साल वहाँ हो गए थे, लेकिन घर की याद उसको नहीं छूटी थी। मैंने किसी तरह से, अब चूंकि देखिए हम कोई पैरों पे तो खड़े नहीं थे, पढ़ रहे थे हम तो दोनों, ये भी पढ़ रहे और मैं भी पढ़ रही। तब आप क्या कर रहे थे उस टाइम पर?
पढ़ रहे थे अच्छा, पढ़ाई कर रहे थे। और 12th में थे। हाई स्कूल में शादी कर ली, 12th में थे तब तक। अच्छा। यही शर्त थी हमारी शादी की भी, हमने कभी पढ़ेंगे हम जरूर, अगर तुम्हारे घर वाले नहीं तैयार हो तो हम शादी भी ना करेंगे। हाँ। बस सीधी बात ये थी। तो वो उनको हमने तो उन्हें किसी तरह से पटाया कि तुम पिता से बात करो, हाँ। इनको छोड़ने जाएंगे इनके घर। हम्म। बात कर, बड़ा हमें नॉर्मल लग रहा था कि छोड़ सकते हैं, कोई हम्म। बेटी को देख के खुश हो जाएंगे। हम्म। तो अच्छा ये भी मन में था, अरे हमने अपने आप शादी कर ली, इसलिए हमारे घर वाले तो इसलिए नाराज हैं, थोड़े दिन में खुश हो जाएंगे। और हाँ। लेकिन ये कौन सा कोई इसने शादी कर ली अपने, तो बेचारी झाड़ू पोछा कर रही है। हम्म। वहाँ गए, पहुंचे हम, वो तैयार हो गए, एक घर की बड़ी बहू थी, कोई मना भी नहीं किया। हम्म। लेकिन उनको हमने ये नहीं बताया कि उस बाजार से, कि हाँ। हमारी उसके बीच बात हो गई। हम्म। और वहाँ जाके जो फिर बातचीत हुई, खुला कि मैं कहाँ थी क्या था, वो बातचीत होती रही। और अल्टीमेटली उसके माँ बाप उससे मुंह फेर के चले गए, ओह। नहीं रखा उसको। एक अजीब बात हो गई भाई, अब क्या होगा इसका। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं थी। मेरे तो जो प्रेशर मैं महसूस कर रही थी उस समय, इतनी कम उम्र में, कि मैं इतनी घबरा रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी कहीं। दुबली पतली सी थी मैं, और सारे रास्ते वही बात होती रही। ये इसको हमारी बेइज्जती करा दी, इसको ले आई, और ये बताओ एक ऐसी औरत है और यहाँ पे ले आई, ये कोई अकल नहीं है, कोई ये नहीं है। पूरे रास्ते हमने भाषण सुने, थ्रू उनके हम पे तक होके आ रहा था। पर घर तक आए वो भी सुन रही थी बेचारी। पूरी रात भी हमारे घर में ये महाभारत चलती रही। और मुझे तो लगा कि हमारा तो घर हुआ खराब, कल को हम ये हमारे मायके फेंक देंगे, जाओ इसे रखो ऐसे ही, इन्हें हमारी बेइज्जती कराई, हमारे बच्चे भी बर्बाद हो जाएंगे, हम भी। लेकिन वो शायद समझ रही थी, मेरी तो इतनी उम्र नहीं थी कि मैं इस बात को समझ पाऊँ। वो किसी वक्त निकल गई। निकल गई। हाँ, हम्म। मुझे, मैं सच कहूँ, मुझे सुकून हुआ, वो चली गई, मेरा घर बच गया। क्योंकि उसके बाद हमारे घर में इस विषय को लेकर कभी कोई चर्चा नहीं, नहीं। बात वहीं खत्म हो गई। उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर लिया, मेरे हस्बैंड ने जो भी लिया, मुझ तक वो बात कभी नहीं आई। उसके बाद में बरसों, मतलब लगभग 1.5 साल बीत गया। 1.5 साल के बाद वो भाई दूज के दिन आई हमारे घर। अच्छा। हाँ, और आके अच्छे से कपड़े पहन रखे थे, कुछ ज्वेलरी भी पहन रखी थी, और फल वल मिठाई उठाई काफ़ी सारा लेके आई। आके मुझसे बोली, मेरे बेटे को गोविंदा बुलाती थी वो। बोली मैं गोविंदा को मुझे टीका करना है, मैं अपने भाइयों को तो नहीं कर पाई, और आई भाई दूज है, मैं इसको टीका करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, वो तो नहीं, पहले तुम बताओ तुम कहाँ थी, और अब तुम्हारे पास ये सब कैसे। इतनी समझ नहीं थी, 18-19 साल की उम्र थी, कि मैंने कहा ये सब कहाँ से तुमने पहना है, कैसे तुम्हारे पास सब, तब तो कुछ नहीं था। हाँ। तो उसने बड़ा सपाट सा जवाब दिया, अपनी उम्र के अकॉर्डिंग दिया, क्योंकि वो 37-38 साल की थी हाँ। उस समय। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा घर तो मैं बर्बाद नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं हाँ। चली गई, और मेरे माँ बाप ने मुझे रखा नहीं, तो तुमसे क्यों उम्मीद करती, इसलिए जहाँ से आई थी वहीं चली गई। मेरी सोच केवल इतनी थी कि यही एक बाजार ऐसा है, हाँ। तो इस बाजार में वो चली गई। तो मैंने कहा फिर मैं टीका नहीं करूँगी। और तो उसने खुशामद की, हाँ। मैंने न बेटे को दिखाया न उससे टीका कराया। हम्म। वो ऊपर से उतरी और चली गई। थोड़ा खुला सा हमारा घर है, बड़ा सा। हाँ। हाँ। तो चली गई, और बाहर जाके मेन गेट जो है, मैं छत पे थी, और मेन गेट पे उसने पलट के मुझे देखा। तो आप ये समझिए कि वो तो आंखें में आज तक भी नहीं भूली। अच्छा। उसने मुझे ऐसी जगह खड़ा कर दिया लाके, कि मैं कभी उस बाजार से लौट नहीं पाई, फिर ना उसके प्रति अपराध मुक्त हो पाई कभी, और उसी के लिए शायद करती रही, उसको ढूंढने के लिए। आंसू भी थे उसकी आंख में, शायद मेरे लिए गुस्सा भी था, और उल्हाना भी था, जो मुझे अंदर तक एकदम जैसे छोटे बच्चे को हिला दे, ऐसे में हो गई थी। एक बार मन हुआ इसे रोक लूं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था, मैं तो पढ़ रही थी उस समय, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर था मेरा। नहीं, मैं, मतलब वो चाहती थी बाहर आना, और वो बाहर आ नहीं पाई इस चीज से, हाँ, ये था। नहीं मतलब वो चली गई, उसका मुझसे शिकायत ये थी कि तुमने भी मुझे नहीं तुमने रखा, भी मुझे नहीं तुम रखा। भी उस जैसे निकली, मैं तो बच्चे को केवल वो करने आई थी। हाँ। तो मैंने मन में ही वो दबाई सब बात, किसी को पता लगा कि वो आई थी, किसी को नहीं लगा, चली गई। उसके बाद में बरसों बरस बीत गए। अच्छा, मैं भी समझ रही थी कि मेरे देवर थे, ननद थी, कि उनकी शादी होनी है, और ये एक सामाजिक वो ज़माना है कि जहाँ पे अगर पता लग जाए कि इनके घर में कोई ऐसी औरत रह रही, तो शायद रिश्ते भी नहीं होंगे। जी जी। या हमारा संपर्क ही है उस औरत से, तो भी रिश्ते नहीं होंगे। फिर चारों की शादी हो गई, 3 देवर थे और एक ननद थी, उनकी सबकी शादियाँ हो गई, हमारे सास ससुर भी नहीं रहे। तो फिर मैं लगभग 28 साल की, 29 साल की मेरी उस समय उम्र थी, बच्चे स्कूल जाने लगे थे। मैंने इनसे पूछा एक दिन, मैंने कहा मैं उसको ढूंढ लूँ।
मुझे लगा थोड़ा सांस मुझे है, मैं आज़ाद हूँ थोड़ी सी। तो हालांकि मुझ पर कभी किसी ने रोक टोक नहीं की थी, हम्म पर हिम्मत नहीं जुटी फिर उसके बाद कभी पूछने की। तो हंस पड़े रहेंगे, जाना वहाँ? मैंने कहा हाँ जाना है। हम्म तो अगर एक शर्त है, जाओ। मना नहीं किया पहली बार में मुझे, अच्छा मार खा के आओ, पीट के आओ, तुम्हारे कपड़े फट जाए, यहाँ आकर रोई, बवाल किया, या मुझसे कहा कि वहाँ चलो, मैं जाऊँगा नहीं, हम्म और फिर कभी जाने नहीं दूंगा। मैंने हम्म कहा नहीं, नहीं कहूँगी। और कभी कहा ही नहीं मैंने, कुछ भी हुआ चाहे। बहुत गालियाँ खाई, हम्म कपड़े भी फटे, कभी साड़ी यहाँ से खींच देनी, कभी अच्छा पूरी खुल जानी, बहुत हम्म बदतमीज, तुझे यहाँ बिठा दें, अच्छी खासी तो है, चल तुझे यहाँ बिठा दें, बहुत कमाएगी। हाँ बहुत कुछ सुना। इतना जो तो मतलब डर मैं, नहीं लगा कभी आपको? नहीं इसलिए पता नहीं क्यों, हाँ मैं ये सवाल तो मैं खुद से भी करती हूँ, मुझे हम्म क्यों डर नहीं लगा। हाँ नहीं लगा। पहली बार ठिठकी भी नहीं, मैं एक बार को तो एक पल को ठिठकी मैं, क्योंकि मैंने हम्म एक रिक्शे वाले को देखा, हम्म और वो चूंकि उसका हमारे घर सामान लाना ले जाना ये सब काम वो करता रहता था, पड़ोस में ही रहता था। तो उसको देख के तो मुझे लगा, फिर मैंने कहा क्यों, मैं तो उनसे कह के आई हूँ, ये हम्म किससे कहेगा, उनसे तो कहेगा जाके, हम्म तो फिर मुझे कौन कहेगा। और शायद पहले दिन से हम्म अ, लगातार मुझे ऐसा लगता रहा है कि जैसे मीडिया मुझे फॉलो कर रहा है। वहाँ कोई जाता नहीं था, औरत कोई जाए तो ये सब थोड़ा अजीब हो रहा था। ऐसे धीरे धीरे 2 साल बीते, मैं जाती रही, उनके बच्चों के पढ़ाने का बहाना करती रही। हम्म वो कहती रही कि हमारा बच्चा हमारे यहाँ, दूसरे का दूसरे के यहाँ, और मैं तो चाहती थी अच्छा कि मुझे हर जगह जाके उसका कहीं चेहरा देखने को मिले। हम्म वो मुझे कहीं नहीं मिली। 2 साल बीत गए थे ऐसे ही, तब तक संकल्प का भी गठन नहीं हुआ था। अच्छा 96 की बात है ये। पहले तो हमें एक मेरे मतलब रिश्ते में ससुरी लगते थे, एडवोकेट थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई कब तक करती रहेगी ऐसे, कुछ हम्म करना है? मैंने कहा हाँ जी। तो फिर एक पहले मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन बना देता हूँ, हम्म क्योंकि उससे तुम थोड़े ऑथेंटिक हो जाओगे, और ये सपोर्ट मिल जाएगा। सपोर्ट मिल जाएगा तुमको। हम्म चलो कर लो, मुझे तो पता हम्म नहीं क्या होता है, हम्म वाकई नहीं पता था मुझे कि संस्था क्या होती है, कैसे बनाई जाएगी, मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा तब तक आपने क्या पढ़ाई करी थी? मैं तो शायद लॉ में थी, फर्स्ट ईयर में। अच्छा लॉ हाँ, फर्स्ट ईयर में थोड़ा थे। बीच में गैप किया था, कुछ हाँ और दूसरे कोर्सेज किए थे मैंने, हम्म एक्सपोर्ट मैनेजमेंट और इस तरह के कुछ किए थे, हम्म फिर मैंने हम्म लॉ में एडमिशन लिया था। तो फिर उन्होंने संस्था बना दी। फिर वहीं की एक लड़की मुझे एक दिन कहने लगी अच्छा कि आप कब तक ऐसे आती रहेंगी? मैंने कहा कब तक? जब तक ये बच्चे पढ़ते रहेंगे। बोले पढ़ रहे हैं हम्म ये तुम्हारे जाति कस्टमर बुला के लाते हैं, चाय की दुकान पर चाय लेके आते हैं, इनकी तो ये मतलब इनका भाग्य तो यही है बस। और हम्म तुम क्या कर रही हो, तुम क्या करना चाहती हो? अच्छी खासी उम्र थी उसकी, 35 36 ऐसे हो रही होगी। हम्म मैंने कहा भाई तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? तो उसने कहा, मुझे निकाल सकती हो? तुम्हें कौन निकालेगा, तुम तो खुद ही सारा दिन बाजार में घूमती हो, हाँ नीचे सामान ला के देती हो, तुम सब इनकी हेड बनी हुई हो, तुमको कोई रोकता नहीं है नीचे हाँ उतरने से। हम्म तो उसने कहा तुम्हारी गलतफहमी यही है, मुझ पे 10 20 जोड़ी आंखें हमेशा होती हैं, अच्छा और फॉलो मुझे फॉलो कर निकाल रहे दो। थे। हाँ, मुझे निकाल दो। मैंने कहा कैसे? मुझे तो पता नहीं ये भी कोई काम होता है। तो उसने कहा ऐसा करो, एक कस्टमर भेजो अपना फेक। हम्म और वो पढ़ी लिखी थी, 12th किया हुआ था हाँ उसने, कुछ टाइपिंग वाइपिंग भी सीखी हुई थी, वो ज़माना टाइपिंग का ही था। तो तो उसने कहा कि वो मुझे ले भेजो, हम्म रात भर के लिए उसको 1000 रुपये देना पड़ेगा, हम्म और लेकिन सुबह 6 बजे मुझे वापस आना है। हाँ, मैंने कहा डन। वापस क्यों आओगी ये बताओ फिर? हम्म बोली, मैंने कहा जब निकालने की बात है तो वापस क्यों आओगी? हम्म बोला नहीं नहीं, अभी अगला वो रह रहा है, मेरी बेटी इनके कब्जे में है, अच्छा वो सुबह तक तुम्हें ला के देनी होगी, अगर नहीं लाई तो हम्म मैं वापस चल जाऊंगी। हम्म बेटी कहाँ है? बेटी राजस्थान में कहीं दूर दराज इलाके में थी, अच्छा बड़ी थी। 12 13 साल की थी। ओहो मैंने कहा तो फिर मुझे 1 2 दिन दो। हम्म मैंने समय लेके और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पहली बार बातचीत शुरू की हाँ कि सर मुझे एक लड़की वहाँ से निकलना चाहती है। मुझे सबने ये कहा अरे कहाँ आप फंस गई उस हम्म चक्कर में? हम्म मैंने कहा नहीं फंसी नहीं सर, वो उसकी बेटी काफ़ी दूर है, बस इतनी मदद चाहिए कि आप बेटी मंगा दो। हम्म मैं इतने संसाधन नहीं कर सकती, और मेरे कहने से कोई क्यों देगा, हम्म आप इतना कर दो। खैर अच्छे लोग हुआ करते थे उस समय, इतना ख़राब भी नहीं था माहौल। और उन्होंने वहाँ संपर्क किया और कहा कि लड़की पे केवल नज़र रखनी है, और सुबह जैसे ही ये हमारा बंदा पहुँचेगा, ये रात भर चलेगा आज, और तुम इसे मतलब उन दिन में चलेगा आज, और इसको जिस भी समय पहुँच जाए तुरंत वापस करोगे, लड़की देके और बॉर्डर क्रॉस कराओगे। हम्म और मोबाइल के ज़माने नहीं थे, तो लैंडलाइन पे इतनी बात हो गई, और जब वो लेके चला तब बात हो गई कि हम्म ले लिया लड़की को। हाँ हम
तसल्ली होगी, लेकिन पूरी रात सब पिन ड्रॉप साइलेंस किए हुए हम वहाँ ऑफिस में बैठे थे। 6 बजने तक लड़की नहीं आई और संपर्क भी कोई नहीं हो रहा, कैसे करें? हाँ। क्योंकि उसे तो गाड़ी दौड़ानी थी बस, केवल रुकना तो था नहीं कि कहीं पीसीओ से बात करे या कुछ करे। और 6 बजने के बाद उस लड़की ने हंगामा शुरू कर दिया, मैं वापस जाऊंगी, मेरी बेटी मार देंगे, मुझे वापस जाने दो। हम कहा थोड़ा अधिकारी भी सिखा करते रहे, थोड़ा रुको बेटा, आ जाएगी बेटी, वहाँ से ले ली है तो सुरक्षित भी पहुँचेगी। बोली ना ना, कुछ तो हो जाएगा। इस बीच और खबरें आई कि हमारा जो बंदा लेके आया उसके खिलाफ वो मुकदमा लिखा रही हैं कि मेरी लड़की का अपहरण कर लिया। तो खैर हमें उन अधिकारी ने बहुत डांटा कि क्या अजीब बात करती हैं, हम यहाँ बैठे हैं और वहाँ मुकदमा लिखा जाएगा? तुम हमारे पास यहाँ बैठी हो, तुम्हारा बंदा यहाँ बैठा है, तो लिख देंगी वो मुकदमा? कोई नहीं लिखा जाएगा, बेफिक्र रहो। 7 बजे वो लड़की आई और पहली बार मुझे लगा कि मुझे तो ये करना है। मैं उसके प्रति, अगर मेरा अपराध कहीं कम हो सकता है तो उस जैसी और लड़कियों को निकाल के, वहाँ तो उस जैसी बहुत सारी हैं, केवल एक कोई क्यों, और के प्रति भी तो कोई दायित्व है। तब आपने शुरू किया? बस वो जब वो माँ बेटी का मिलना और वो सब, और हम सब रोए, मतलब अधिकारियों को भी आंसू थे, हमारे भी थे। वो लगा कि ये है असली दुनिया। अगर मैं एक को भी अपने परिवार से मिला पाई तो शायद उससे माफ़ी मांग पाऊंगी। और अभी तो मैं आप सबको थैंक यू करती हूँ कि इतने बरस बाद पॉडकास्ट के जरिए मुझे पता लगा कि उनकी आगरा में डेथ हुई। अच्छा। उनका अंतिम समय गुजरा पिछले साल। और तब आपने संकल्प की शुरुआत करी? और संकल्प की शुरुआत थी इसके बाद। तो कितने साल हो गए आप आज संकल्प ऑर्गेनाइजेशन को? 17 सितंबर 1996 को। बस 30 साल हो जाएंगे। और वैसे हमको 33 साल हो गए उनके बीच। जी जी। तो जैसे मैं जानना चाहूँगी अतुल जी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा कौन कौन इन्वॉल्व रहता है इसमें? नहीं, कौन का तो प्रश्न ही नहीं है। अच्छा। जिसको जो टारगेट करना है वो करना है। वो प्यार के नाम पे फंसा के भी ला सकता है, नौकरी के नाम पे भी ला सकता है, और वो कोई टारगेटेड नहीं है। जैसे मैं छोटी सी बात बताऊं, लड़की चलती है, उसको एक बंदा फंसलाता है कि मैं तेरे से शादी करूंगा, तेरे ये बुआ फूफा तो करेंगे नहीं तेरी शादी, क्यों, तेरे से खर्चा होता है और तू इनका काम कर रही है, इनको तो नौकरानी मुफ्त की मिल रही है, तो ऐसा कर, ये पकड़ टिकट मेरठ का है, ये 20 रुपये पकड़ा, और 20 रुपये में बिक गई लड़की। 20 रुपये में लड़की? कि जा मेरठ उतर जा। और वहां मैं ट्रैफिकर की बात बता रही हूँ, वहां उतर के किसी भी रिक्शे वाले को, इस बात पे आप ध्यान देना, कि किसी भी रिक्शे वाले को रोकना और रिक्शे वाले से कहना कि मुझे कबाड़ी बाजार छोड़ दे, और फिर वहां पे तुम किसी भी कमरे पे चली जाना। अच्छा। मैं आ जाऊंगा। और यही हुआ, ना उसने किसी को 20 रुपए दिए, ना उससे किसी ने मांगे, और उसे एक कमरे पे छोड़ दिया। लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं भगवान को नहीं मानती, भगवान मुझे वहां ले जाके मेरा क्या हाल करना है पता नहीं, मुझे कूट कूट के, कहते ना लोहे के कढ़ाई में फेंकेंगे, फेंकेंगे जरूर, लेकिन मुझे मेरा साथ दिया हमेशा। जी। वो लड़की जिस दिन आई, जैसे ही आई होगी, मैं उस दिन पता नहीं क्यों अपने घर गई हुई थी, और वहां से वापस लौट रही पैदल, बाजार में को निकलने के वजह से। तो बहुत भीड़ होती है उस दिन वहाँ पे, पैठ लगती है शुक्रवार के दिन। तो मैं निकल के जा रही थी तो भीड़ बहुत थी, तो मुझे अचानक जीने से एक आदमी उतरता हुआ दिखा। उन्हीं के बीच का एक बड़ा पिंप है, उसको पता नहीं, मेरी उससे बोलचाल भी नहीं होती, वो मुझ पर मुकदमे लिखाता है, मैं उस पर लिखाती हूँ। तो मैंने उसको, उसने नमस्ते की, मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा कि बहुत उड़ रहा है, एक दिन तेरी टांगे काट दूंगी। पता नहीं उसको क्या लगा, उसने कहा रुको रुको रुको। एक रिक्शे वाला बुलाया, बहन जी को ऑफिस छोड़िया, ये पकड़ पैसे। मैंने कहा भाई ये मैं चली जाऊंगी। ना ना जाओ तुम, मैं चली ना। उसने मेरी बात का कोई जवाब दिया, भगवान जाने कैसे उसको वो लगा। और मुझसे पहले वो मुझे मेरे ऑफिस में मिला। मैंने कहा यहाँ क्यों आया? बोला हम हाँ नहीं कह सकता था वो बात जो यहाँ कहनी है। हम बता दें, एक लड़की है, अभी आई है, निकाल दो उसे। तो मैंने कहा वहीं कह देता, मैं दोबारा धक्के खाऊंगी। तो नहीं, वहाँ नहीं कह सकता था ना, मुझ पर शक जाता, डर उन्हें भी होता है, डर उन्हें भी होता है। हाँ। तो फिर से मैं वापस गई, और उसका भाग्य था कि वो बच गई। तो रिक्शे वाले हो गए और ये सब इन्वॉल्व ये रहते सब हैं? स्टेक होल्डर्स हैं। जिसको 10 रुपया बच रहा है, अच्छा। ऐसा तो नहीं है रिक्शा वाला उसके कमरे पे छोड़ के आया तो पैसे नहीं लेके आया, लेके आया होगा। वो लड़का नहीं लेगा। अब आके रिक्शे वाले ने उसको बताया होगा कहाँ है लड़की, कहाँ गई है, तो वो आएगा, वो पैसे लेगा अपने। लेकिन उससे पहले ये लीक हो गई।
तो पुलिस वालों का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग कुछ में? भी नहीं, कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता? आंख बंद है उनकी। जबकि अरे उनका ये होना चाहिए ना कि वो ट्रैफिकिंग पे ध्यान रखें, कब कोई लड़की नहीं आई। उल्टा हाँ, मुझे हमारे बिल्कुल। एक थे ऑफिसर, जबकि बिल्कुल हमारे जैसे, ये आपके सामने सड़क है, हम्म ये कमरे हैं और वो सामने उनका ऑफिस है, हम्म पुलिस ऑफिस है, हम्म सर्कल ऑफिसर का। हम्म पूरा बाजार वहाँ से एकदम क्लियर होता है सारा। ये तो मैडम आपको पता लग जाता है लड़की आई, हमें तो पता नहीं लगता कभी। तो क्या करते हैं ऐसा? कुछ भी नहीं करते, क्या करेंगे, पैसा आता है, पैसे होता है, तो ये जो जितने भी ये रेड एरियाज हैं, ये सबका पुलिस वालों को बंधा पैसे पैसा देते है, हैं? सबका बंधा पैसा है, हर जगह जाता है। सब कमीशन लेते हैं? ओहो। क्या रेस्क्यू ऑफिसर्स हैं। हम्म अब देखिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हर जगह जहाँ पे ये रेड लाइट एरिया है हम्म आइडेंटिफाई, आप खुद आइडेंटिफाई देखिए कैसा डबल स्टैंडर्ड है। हम्म आप कहते हैं कि ये इलीगल है हाँ ना, हाँ। हर जगह जहाँ कहीं रेड लाइट एरिया है वहाँ रेस्क्यू ऑफिसर की नियुक्ति होती है। हम्म उद्धार अधिकारी जी। किसका उद्धार करता है, सिर्फ अपना। मैंने किसी उद्धार अधिकारी को आज तक वहाँ पे नहीं देखा कि कोई किसी ने रेस्क्यू किया हो एक भी। नहीं आता, सुनने में भी नहीं आई, मतलब ऐसी कभी खबर सुना है, नहीं ये सुना। पोस्ट नहीं सुनी होगी कभी कि हम्म रेस्क्यू ऑफिसर भी कहीं यूपी में है, हम्म लेकिन आगरा में है। अब ध्यान करना, बनारस में है, मेरठ में है, दिल्ली और इनकी छोड़ो, हम्म इनके कहाँ हैं क्या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन यूपी में जितने जिलों में इस तरह का है वहाँ रेस्क्यू ऑफिसर की अपॉइंटमेंट है। हम्म पर ये कभी कुछ ना, इन्वॉल्वमेंट आज तक नहीं भी नहीं। करते? हाँ उनका पैसा जाता है, बंधा बंधा पैसा जाता है बिल्कुल। और हम्म सड़ते देखा है मैंने मरते हुए, अभी तक मरा नहीं है, और इस हालत में है, सुन रहा होगा हर पॉडकास्ट मेरा, मैं हम्म जानती हूँ क्योंकि मेरे खिलाफ कितने उसने सब किए। हम्म इस हालत में है कि दो आदमी उसको यूं उठाए, जब ऑन ड्यूटी था तब भी हम्म ऐसे ही उसको बाथरूम करा है, बोल नहीं सकता, हर वक्त मुंह से वो गिरता रहता है पानी। मतलब इस बुरी हालत में आप किसी के इतना, इतने दर्द का हम्म पैसा है वो, इतने अपमान का पैसा है, वो अपनी जेब में डाल रहे हैं। आप अपनी जेब में डाल रहे हो। हम्म बच्चे कामयाब नहीं हैं, या वहाँ का जो मतलब ससुरा पी, वो इस हालत में मरा कि उसको ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। हम्म अभी जिस जो एक ला के अपनी पत्नी को बेचा वो इस हालत में, अभी अभी लास्ट में मुझे पता लगा, मैं गवाही देने गई उसमें हम्म कि वो, अरे बहन जी उसको निकाल दो, उसका वकील कहता है अब खत्म करो, वो तो बिस्तर पे पड़ा है वहीं लेटरिन पेशाब करता है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई करने वाला। मैंने कहा उसकी डेस्टिनी है ये, हम्म जो उसने खुद कमाई है, यही होना है उसका। तो ये जो लड़कियां उठाई जाती हैं जगह जगह से, तो ये इंडिया में ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है या विदेशों में भी करी जाती है? देखिए नेपाल की लड़कियां तो यहाँ आ रही हैं, अच्छा। है ना, हाँ और ये कभी नहीं हो पाया। अभी हमारी है हाँ कुछ 2-3 दिन का कुछ है एक, बाद में आपसे शेयर हाँ। करेंगे जब हो जाएगा। हम्म कि हमारी लड़कियां जा रही हैं नहीं जा रही, ये हम्म हम इनकार भी नहीं कर सकते ना। हालांकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हमारी लड़कियां जा रही हैं, हम्म। मगर जब हमारे यहाँ नेपाल की लड़की आती है तो हमारी लड़की क्यों नहीं जा सकती बाहर। नेपाली लड़कियां आ रही हैं यहाँ पर? नेपाली है सब, तमाम बाजार भरे पड़े हैं नेपाली लड़कियों से। अच्छा। हाँ, तमाम बाजार बाजार तो भरे ये पड़े भी हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होके आती हैं या खुद से आती हैं? देखिए पहले तो ह्यूमन हाँ। ट्रैफिकिंग ही होके आई है, अच्छा। ट्रैफिक्ड होके आती हैं, वो हाँ फिर दूसरी लाने लगती हैं। उनके पास ऑप्शन क्या है, सही बात। बताओ, ऑप्शन क्या है, कि भाई वो ट्रैफिकर बन जाए खुद, आउटडेटेड हो जाए तो वो उनको फंसा के लाते हैं, मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ, वहाँ थोड़ी पता है कि वो ये काम कर रही हैं। तो कि देखो मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ, मैंने गाँव में घर बना लिया, उनका आना जाना होता है, मैं यहाँ बना लिया, अब तुम चलो तुम भी कमाना। औरों को भी ले जाती हैं? लोग मिल जाते हैं, ओहो। क्या करेंगे। लेकिन जिसको नहीं करना है, जिसको निकलना है, वो लड़कियां हद से ज़्यादा कोशिश करती हैं और निकलती हैं। कल ही हमने बहुत नेपाली लड़कियां। हम्म। जैसे आप मेरठ से ही हैं, तो मैंने सुना है कि एक जीबी रोड वहाँ पे मेरठ में है तो। जी देखिए, जीबी रोड को आप हाँ डिफाइन करें। जी। जीबी रोड मतलब है ये हाँ, यहाँ के बाजार का नाम, बाजार का नाम है। हाँ, है ना। तो इसका क्या सच है, क्या है नहीं इसके नहीं, पीछे वो की कबाड़ी कहानी? बाजार है, ये जीबी रोड है, वहाँ हाँ। सोनागाछी है और कमाटीपुरा है, ये अलग अलग बाजारों के नाम है, मतलब जो अच्छा जैसे अच्छा एरिया के अच्छा। नाम है। अब हाँ आपका ये फरीदाबाद है, ये शहर हाँ है, जी। तो ऐसे ही इसका कोई मोहल्ला होगा, हाँ। ये एक बाजार है, बाजारों के नाम। उन बाजारों में ये, इनको कभी दाल मंडी कहा जाता था हर जगह, अच्छा। कहीं भी इनका कोई नाम नहीं था, सिर्फ दाल मंडी था। और क्यों, क्योंकि वो थोक के बाजारों के अंदर थे, वो जहाँ शहर का मिडिल हो वहाँ हम्म पे ये बाजार बसाए गए। और नाचने गाने ये सबको बताया, चाहे बनारस दाल मंडी में चले जाओ, शिवपुरी में, तो वो यही था कि भाई वो नाचना गाना है, आवाज़ आ रही है तबले की भी, हारमोनियम की एंटरटेनमेंट भी, के लिए। एंटरटेनमेंट के लिए। अच्छा। लेकिन मैं उस दुर्भाग्य की साक्षी हूँ कि मेरे सामने देखते देखते सब देह व्यापार में बदला। तो ये देह व्यापार में बदला कैसे ये सारी चीजें? आपके सामने दूरदर्शन आया, कोई हाँ बात नहीं, बहुत अच्छी बात थी कि लोगों ने हाँ न्यूज़ देखनी शुरू की, उसके बाद दूसरी चीज़ें आई,
आपने एंटरटेनमेंट के लिए आप वहाँ चले गए, आपको उनका गाना क्यों सुनना है? फिल्में आपके पास तो थी, लेकिन एक लिमिटेड वर्ग था जो पैसा खर्च करके फिल्में देख सके। तो फिर आपके उसमें आ गए, आपके चैनल्स आ गए, फिर इसी कसर आपके ओटीटी ने पूरी कर दी। उनके पास क्या है? जो वहाँ आ गई एक बार, कौन उनका गाना सुनने जाता है बताइए आप? कौन? पहली बात तो उस जमाने में भी छिप छिपा के आदमी जाता था, लेकिन वही बदनाम होता था कि जी वो तो गाना सुनने जाता, खराब आदमी है। ये तय था कि गाना सुनने जाता है, ऐसे कोई नहीं कहता था गलत काम है, लेकिन वो तो वहाँ वहाँ बर्बाद कर रहा है सब पैसा, वहीं गाना सुनता है। अब तो ओटीटी आपको सारा कुछ आपके बेडरूम में परोस रहा है, बिना सेंसर के परोस रहा है। सरकार की दोहरी नीति है कि आपको देखिए, ये भी नहीं कि रोको, उस पर सेंसर बोर्ड कहीं लगा दे। आप फिल्मों में एक गाली किसी ने दे दी, बीप हो जाती है, और उसमें आप देखिए क्या माँ बहन की गालियां हैं। वहां भी माँ और बहनें ही तो हैं, सही बात है। मर्द तो नहीं है। बाप की गाली तो कोई नहीं देता, भाई की गाली तो कोई नहीं देता। तो ये मतलब, और ये ऐसा दोहरा स्टैंडर्ड हम लेके चल रहे हैं कि एक तरफ जैसे मैंने कहा कि रेस्क्यू ऑफिसर रेस्क्यू नहीं करता, कानून है मगर उनको वर्कर डिफाइन नहीं करता। सेक्स वर्कर कह रहे हैं, कानून कह रहा है देह व्यापार है, ऑलरेडी व्यापार कह रहा है, तो आप उनको व्यापार की तरह से ट्रीट नहीं कर रहे कि आप उनका उनके वो सारे हकूक उनको दिलवाएं जो एक वर्कर को मिलते हैं, जो एक कामगार को मिलते हैं। वर्कर होने का मतलब क्या है? कि जो आप अपने श्रम के बदले पैसा ले रहे हैं तो आप वर्कर हैं, है ना? चाहे आप मजदूर हैं, मैसन वर्कर हैं, आप कुछ भी हैं, प्लम्बर हैं, कुछ, आप वर्कर हैं, सब मजदूर की श्रेणी में आ रहे हैं। तो फिर वो क्यों नहीं है मजदूर की श्रेणी में? आप तो मजदूर आज 600 रुपये ले रहा है, मगर वो तो 200-250 रुपये ले रही हैं। तो उनके लिए क्यों आपके मापदंड नहीं है? क्यों सरकार जब चुनाव लड़ती है, चुनाव आते हैं, इनके एजेंडे में वो क्यों नहीं होती है? कभी आप गौर करना, नए चुनाव है, किसी के एजेंडे में कहीं आया है कि सेक्स वर्कर के पुनर्वास के लिए योजना आएगी? अब ये पॉडकास्ट तो देख रहे होंगे कहीं ना कहीं सब, मैं हर पॉडकास्ट में कह रही हूँ, तो कोई ऐसा लिख दे, कोई बंदे में इतना दम हो, लिख दे। और दम तो इतने हैं इन लोगों में कि हाईवे कांड होता है, अगर आपने देखा हो। एक लड़की सिर्फ चप्पल के अलावा कुछ नहीं पहने होती पूरे शरीर पे, और उतरती है, और उसके साथ वो नेताजी आते हैं, धाकड़ जी। फिर आप दूसरा देखते हैं तो एक और एमएलए साहब आते हैं जिनके साथ रूसी लड़कियां, उनका फेस देखिए जो बना रहा है, लड़कियों का कहीं फेस नहीं आता, कुछ नहीं आता, केवल हाथ आता है कि वो शराब उनकी बॉडी पे फेंक रही हैं, और वो सिर पे गिलास रख के डांस कर रहे हैं, नग्न डांस कर रहे हैं। तो फिर आप कैसे आप किसी की अस्मिता की रक्षा कर सकते हैं? किसी वजूद को, किसी औरत के वजूद को जिंदा रखने वाले लोग नहीं हैं। तो सबसे ज्यादा किस फील्ड के लोग इन्वॉल्व रहते हैं इन चीजों में? देखिए, वो लोग राजनीति के लोग वहां तो जाते नहीं, मगर आंख मूंद लेना उससे भी बड़ा पाप है। ये कहा है कि कृष्ण जी कह गए कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं, जो मौन है, समय लिखेगा उनका भी उतना ही अपराध लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है। आज आप चुप हैं, हाईवे कांड देख के भी, दूसरी चीजें भी देख के, तो फिर उन औरतों की बदहाली क्या देखेंगे आप? ये तो मर्जी से कर रही हैं, उनकी बदहाली क्या? वो तो लग्जरी के लिए कर रही हैं, वो तो पैसे के लिए कर रही हैं। मगर जो वहाँ ऐसे बंद उन कमरों पे आप खड़ी नहीं हो सकती, उन बजबजाती गलियों में आप जा नहीं सकती, कीड़े मकोड़ों की तरह वो जिंदगी जी रही हैं, जहाँ इतनी गंदगी है। अगर आपने गंगूबाई देखी हो, उसमें एक चबूतरे पे नहाती हो, वो चबूतरा हर कमरे की जिंदगी है। अच्छा, वहाँ कोई नहाने की जगह नहीं है, तो ऐसे खुले हम नहाते हैं सब? नहाना पड़ेगा, क्योंकि उनके जिस्म के वस्त्र कौन देखने आता है? उनको कपड़ा पहन, हम कहते हैं कि तुमने ये साड़ी पहनी की बहुत अच्छी लग रही हो, वहाँ नहीं कहता कोई। खाना पीना कैसे देते हैं उनको? वो बाजार से आता है, आप पैसे दे दो, बाजार से आ जाएगा। तो ये जो खाने का पैसा भी है वो खुद देती हैं? अरे बिल्कुल, उनको ही देना है। अरे इससे भी बुरा ये है कि एक लड़की अगर 20,000 रुपए में खरीदी गई, तो जब तक वो 20,000 वो नहीं पूरा कर देती तब तक वो बंद हुआ है। अच्छा, उसको मैं ब्याज के वो पैसा देना पड़ेगा। अरे उसके नहीं है वो पैसे, अपनी कमाई नहीं है उसके पास। पहले वो 20,000 रुपये पूरा करेगी, फिर उसके बाद जो कमाएगी, वो कैसे करेगी? 200 रुपये उसको पर डे पुलिस का देना है, 100 रुपये का खाना भी खाएगी, दो टाइम में चाय पिएगी, 100 रुपये तो कम से कम बुरे से बुरा भी खाएगी, तब भी खर्च होंगे। बच्चा है तो उसके लिए भी कुछ करेगी, दूध दाद करेगी, चाहे वो भले ही दूर है, उसका उससे मिलने का दूर रखा गया, उससे मिलने के भी 200 रुपये उसको चाहिए। अच्छा, दूर रखा जाता है? हाँ, मिलने नहीं दिया जाता? माँ तो माँ है, कैसे जाएगी फिर बच्चे के बिना? और उससे बुरा ये कि उस जगह का किराया भी देना पड़ेगा जहाँ वो रह रही है।
फिर ब्याज अच्छा। देना होगा। हाँ, अब उसके पास दिन भर में क्या बचा, कुछ नहीं। तो कैसे वो 20,000 उतरेंगे? 20,000 उस पर चलते रहते उम्र भर, जब तक उसका सो कॉल्ड कैरियर चल रहा है, बस खत्म। हम्म किसकी आप बात करेंगे कि उस जगह पे वो चबूतरा, हम्म वो उनका नहाने का है, हम्म वहीं बैठ के वो खाएंगी, स्टूल है, स्टूल पे बैठेंगी, वहीं हम्म खाएंगी, वहीं कस्टमर आएगा यूज हम्म कंडोम फेंकेगा, हम्म वहीं वो थूकेगा भी, गुटखा खा रहा है तो गुटखा थूकेगा, हम्म गंदगी थूकेगा, बाथरूम भी करेगा। हम्म तो और जगह नहीं है वहाँ पे, हम्म केवल एक शौचालय है कि जिसमें वो टॉयलेट वो जा सकती है पार्टी के हम्म। लिए। बाकी नहीं है कुछ भी, ऐसे जिएंगे। तो ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, जो पॉलिटिशियंस की पार्टियां हो गई, और भी बहुत जगह पार्टियां होती हैं, क्या इनमें भी ये चीज़ें होती हैं? सेक्स होता है ये सब चीज़ें? देखिए पार्टीज उनकी होती हैं, हाँ। उनमें जाते हैं नहीं जाते, वो हम्म तो इतने सचेत रहते हैं हम्म कि उनकी होती भी हो तो वो तो कोई नहीं कह सकता कि हो रही हम्म है नहीं हो रही है, हम्म उसका कुछ नहीं है। क्योंकि लेकिन अक्सर इस तरह का पकड़ा गया भी हुआ है हम्म कि अ, वो पूरा ऊपर बैंक्वेट हॉल है, हम्म। लेकिन जैसे ही वो एक कितनी सी जगह हाँ बन रही हाँ। है उसमें नीचे जीना उतर रहा है, उसमें वो अच्छा। लड़कियां हैं जो उनको प्रोवाइड कराई जाती हैं। अभी एक जगह पे रेडियो, ये सब आपके पॉडकास्ट के जरिए मेरे पास आ रहा है अच्छा। कि लोग देख रहे हैं तो ऐसी सूचनाएं मुझ तक भेज रहे हैं। हम्म एक ने भेजा कि मैं आपके साथ में कुछ काम करना चाहता हूँ, मैंने कहा बेटा पहले अपने शहर में शुरू करो, मेरे शहर को छोड़ दो। हम्म उसने अपने शहर का भेजा कि एक होटल में रेड होती है और 17 लड़की और लड़के पकड़े जाते हैं, हम्म आदमी, हम्म आदमी और लड़कियां पकड़ी जाती हैं। तो उनका सच ये था जब उसने मुझे पूरा भेजा, और क्योंकि मुझे लगा कि वो एक एक तरह की यूनिफॉर्म में थी, हम्म मैंने कहा यूनिफॉर्म का क्या चक्कर है भाई? हम्म तो उसने कहा जी ये होटल की कर्मचारी हैं तथाकथित, इनको यहाँ तनख्वाह दी जाती है, हम्म और जो इनकी वर्दी है वो पहन के हैं, ये कोई क्लीनर का काम कर रही है, कोई रिसेप्शनिस्ट है, कोई अटेंडेंट है, ये कहने को ये हैं, मगर एक्चुअल में ये कस्टमर की डिमांड है। अच्छा। हाँ जी, बड़े बड़े होटल्स में होता है बड़े ऐसा? होटल्स की बात कर रही ओहो। हूँ मैं। उसने मुझे भेजा, मेरे लिए इतना शॉकिंग था कि ये नया तरीका है। और इससे भी दूर मत जाइए, हम्म अंकिता भंडारी कांड हुआ, आप सबने देखा होगा सुना होगा, पवित्र भूमि को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, हम्म उस लड़की को मजबूर किया कि वो किसी बड़े नेता का है हम्म बेटा, उसने मजबूर किया, वो हम्म नहीं मानी, गरीब घर की लड़की थी, तो उसे मार दिया, और उसके बाद सबूत ना मिले वो पूरा रिसोर्ट जला दिया गया रिजॉर्ट ही जला दिया। ओए होए। कि शॉर्ट सर्किट हो गया। तो बड़े लोगों को हम्म तो बचाने वाले भी तो बड़े लोग हैं, हम्म। ये तो चैन है। हम्म वहाँ कौन जाता, वहाँ रिक्शे वाले, ठेले वाले, प्लम्बर, मोची, जिनको जो जो हैंड टू माउथ है बस। और उनको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की मैं बात नहीं करती हूँ, हम्म पर कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश करने जाते हैं, हम्म जो इसलिए जाते हैं कि जो अपने घर में नहीं कर सकते, हम्म जाति छोटा सा घर है, शोर नहीं मचवा सकते, खुद जाति नहीं कर सकते, मारपीट करेंगे तो मोहल्ले को पता लग जाएगी, वहाँ सब कर सकते हैं, वो विरोध भी नहीं करेंगी, वो बहुत क्रूर तरीके से सेक्स भी कर सकते हैं, हम्म वो उनको मजबूर कर सकते हैं कि वो चिल्लाएं, क्योंकि वही उनका अल्टीमेट प्लेजर है। हम्म अगर चिल्लाएगी नहीं एक लड़की तो वो उसको बाहर निकाल देंगे, ये ठंडी है, दूसरी तो जैसे कोई चीज़ होगी, जैसे हमने चाय बना के पिलाई किसी को और उसने कह दिया गर्म नहीं है ये, दूसरी ले आओ, ये ऐसा है उनका। तो उधर से मालकिन से भी मार पड़ेगी कि तूने आज का टाइम खराब करा, एक कस्टमर को 2 लड़कियां देनी पड़ी, इसका मतलब उसके उस दिन के पैसे खराब हुए एक लड़की के, वो उसके कट जाते हैं कि तूने कस्टमर को एंटरटेन नहीं किया, आज का तेरे हिस्से में नहीं है। बहुत बुरा हाल है। इससे भी बुरा हाल है कि जितना पुलिस कस्टडी में एक आदमी हो, वो 2 बार पिटता, 4 बार पिटता, अल्टीमेटली उसको कोर्ट में जाना ही है, हम्म लेकिन वो आजीवन पिटती हैं। हम्म जब तक जिंदा हैं तब तक उनको अपना घर याद ना आए, वो आंख में आंसू ना आए, इसके लिए हर रोज उन्हें टीज किया जाता है, हर रोज, कि वो बस ये याद कर रखें कि तुम जिंदा हो हमारी वजह से, बस रोटी मिल रही है तुम्हें। जैसे मुझे कभी कभी बात याद आती है, एक पुलिस वाले थे, मैं उन्हें कह रही, मैंने कहा आपको शराबी मारते हुए ये नहीं लगता कि इनको चोट लग रही होगी? अरे बोले आप समझो ना बात को, अभी मैंने इसको थप्पड़ मारा था एक कान पे, 1 घंटे से चिल्लाया साहब कान में दर्द हो रहा है, साहब कान में दर्द हो रहा है, मैंने इसकी टांगों में 5 लठ मारे हैं, भूल गया कान का दर्द पैर का याद है, वो स्थिति है वहाँ। हम्म
जैसे आप रेस्क्यू करते हो इन लड़कियों को, रेस्क्यू करने के बाद सबसे बड़ा इन लड़कियों के साथ चैलेंज क्या आता है? देखिए, पहले तो चैलेंज वही है, रेस्क्यू इतना आसान थोड़ी है। मालकिन की हाँ। नज़र से बचना, आपको आई कांटेक्ट करना उनसे, अच्छा। कभी छूना उनको, उनको लगे कि ये बहुत हाँ। कोमल हाथ हैं जो किसी माँ के हाँ। हो सकते हैं, वो महसूस कराना, या कभी कभी निकलते हुए कंधे पे हाथ रख देना, हाँ। उसको एहसास कराना कि काश ये तो ऐसे ये छुआ, मुझे बचा सकती ये है। मुझे बचा सकती है, या ये छून निकाल तो मेरी माँ जैसी लगती है माँ मुझे। जी। वो एहसास कराना मैं अपने हर वॉलंटियर को सिखाती हूँ। अच्छा। आप छू के देखो, जब आपको लगे कि सामने वाला कह रहा है अरे वो आपके गले लग जाए, ये वो नहीं, कोई हम्म। बाहर का लग जाए आपके गले, आपके छूने से, तो समझो आप सफल है, नहीं तो नहीं है। और वो हम्म। सब मालकिन की नज़र से बच के हो, हम्म। तब तो है। ऐसा नहीं उनके इमोशंस को निकालना, फिर आप उस लड़की को निकाल सकते हैं। हम्म। वरना एन वक्त पे भी लड़कियां मुकरती हैं। मुकर जाती हैं? हम्म, किस वजह से? कैसे बोले उनके सामने? हम्म। वो एक लगातार हमारे पास सूचना आ रही थी, हम्म। एक लड़की उस जगह है, कहाँ पर? मतलब एक कमरा बताया हम्म। उसी बाजार में कि हम्म। वहाँ पे है, हम्म। निकलना चाहती है। हम्म। मैं क्या बताऊँ, मैं कैसे निकालूं ना, पर नेपाली लड़की है, अभी तो बात भी नहीं हो रही, मैं जा रही हूँ उस कमरे पे, लेकिन कोई लड़की मेरी तरफ आई कांटेक्ट भी करने की कोशिश नहीं करती। अगर वो निकलना चाहती है तो वो मुझे भी जानती होगी। हम्म। वहाँ कोई लड़की ऐसी नहीं होती कि जो मुझे नहीं, उसे पहले दिन बता दिया जाता नई लड़की को उनसे बात नहीं करनी। अच्छा, पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो आने वाली है, उनसे हाँ, बात नहीं करना है। उनसे बात नहीं करनी। नई लड़की हो तो छिपा दिया जाता है, हमारे सामने नहीं आने देंगे। इनका मैं कैसे करूँगी, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। फिर एक दिन क्या होता है कि एक मेरे साथी एनजीओ हैं नेपाल की, जिनके साथ हम कोलैबोरेशन में काम करते हैं। मतलब वो हमको लगातार ये मदद करते हैं कि नेपाली लड़की मिलती है तो आप हमें दीजिए। उनका बॉर्डर पे ही एक रेस्क्यू होम है, और वहीं पे वो उनको सब टेलरिंग, आर्ट, सब चीज़ सिखाते हैं, मतलब उनके सर्वाइवल का हर काम करते हैं। तो एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि ये तुम ऐसा करो, मैं एक बंदे को लेके आ रही हूँ और एक लड़की को निकालना है, उसकी बहन है वो। हम्म। मैंने कहा आ जाओ दीदी। वो आ गई और उन्होंने मुझे कहा, सटीक जानकारी थी, नीचे अच्छा। ये वाली दुकान है, ये दुकान का बोर्ड लगा हुआ है इसके ऊपर। हम्म। अब है क्या कि दुकान का बोर्ड लगा हुआ, दुकान है, जीना एक है, हम्म। एक जीने की तरफ दो कमरे हैं। हम्म। उनको समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाए, पहले इस पे चले गए। उसने कहा दीदी मेरे तो कोई लड़की नहीं, देख लो। हम्म। तीनों मंजिल घूम आए, नहीं मिली लड़की। क्या हम्म। आज तो बड़ा, मैंने उसके भाई से कहा कि तुझे कुछ गड़बड़ हुई है? बोले ना ना, एक एक मिनट की खबर है। कहीं ना कहीं वो अंदर। किसी से फ़ोन करती है मुझे, एक कस्टमर है जो छिपा के ले जाता है, कस्टमर्स के फ़ोन बाहर ही रख हाँ। देते हैं, लेकिन एक कस्टमर है जो उसकी मदद कर रहा है, और उसके फ़ोन से वो बात करती है मुझसे। हम्म। अच्छा चलो, फिर हम इधर वाले में गए। वो इधर वाली देख के हमको चिल्लाने लगी, दीदी क्या है, मेरे यहाँ तो तुमने अभी लड़की निकाली थी, 3 दिन हुए, फिर मेरे यहाँ आप इतनी सारी मीडिया और ये सब आ गए। मैंने कहा मैं कुछ कह थोड़ी रही हूँ, देख तो लूँ। हम्म। तो 5-6 लड़कियां उस पर झांक रही थी जो, हम्म। मैंने सबको पूछा अरे भाई तुम में से कौन है ये? नहीं हम्म। कोई बोली। हम्म। फिर मैंने दी उनको, कहा जो हमारी वहाँ से थी, मैंने कहा आप नेपाली में किसी लड़की के पीछे, सब लड़कियों के पीछे नेपाली में कुछ कुछ बोलते हुए निकलो। और उधर वो चिल्ला रही है, बोलने नहीं दे रही, एक उसने वो बवाल उतार रखा है पूछो मत। हम्म। तो ऐसे में जैसी मैंने उनके बवाल में मैं ध्यान ही नहीं दे रही, मैं कहा दी आप बोलो और लोग संभालते रहेंगे इन्हें तो। हम्म। तो जैसे ही वो लास्ट लड़की के पास गई, वो बाहर झांक रही थी, देख भी नहीं रही मतलब। हम्म। और जैसे ही उन्होंने उसको नेपाली भाषा में कहा कि उसका नाम लेके कि मैं, तुम्हारा भाई नीचे है, तुम्हें लेने आई हूँ, हम्म। तो एकदम ऐसे चौंकी, बस इतना हमारे लिए बहुत होता है। हम्म। ऐसे चौंक के, और लड़कियों ने नहीं देखा, नहीं देखा। वो एकदम चौंक के उसकी तरफ देखा। मैंने इतनी देर में उसे अपने ऐसे पाँव भर लिया, हम्म। और वो नीचे बैठती चली गई, मैं उसके हम्म। साथ बैठ गई। क्योंकि मेरा बेटा इनके कब्जे में है, कि चिंता मत कर, मैंने झूठ बोला कि तेरे बेटे को हम ले आए, हम्म। ऐसे झूठ बोला बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त हमारी प्रायोरिटी होती है बच्ची को निकालना। वो तो मैं बाद में भी उनको मार कूट के ले हाँ। लूँगी, लड़का तो। हाँ, सही बात है। मैं नीचे चली गई, और देखिए पहला रिएक्शन होता है लड़कियों का, हाँ। नीचे उतरते इसने कहा दीदी कोई दुपट्टा है आपके पास? हाँ। मैंने कहा "हाँ है, ले तो मैं जब वहाँ रहती हूँ तो अक्सर दुपट्टा बांध के रहती हूँ, हाँ। क्योंकि ये भी जनरली निकलूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, हाँ। मेरे बालों से, और वैसे मुझे पहचानते हैं, पता हाँ। लग जाता बाजार में, शोर मस्ता वो इधर ही निकल रही हैं। हम्म। तो और वहाँ भी रहती हूँ तो थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ चीज़ों को। हाँ। मैंने कहा ले तू मेरा दुपट्टा ले ले। बोली मेरा भाई देखेगा मेरे बाल कटे हुए हैं। हम्म। ये देखिए उनकी शर्म नहीं मरती है, शर्म। मैं हज़ारों लोगों ने उनको नग्न कर दिया, लेकिन हम्म। शर्म नहीं मरी। मैं कहा बेटा रोड ले, भैया कुछ नहीं कहेगा, भाई को सब पता है। हम्म। वो यहाँ तक आ गया, ये एक्सेप्टेंस मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। हम्म। फिर वो बोली कि मेरा बच्चा,
यहाँ तो नहीं है। पुलिस ऑफिस में देखते हुए बोली बच्चा तो है नहीं। मैंने कहा चलो 1 मिनट, मैं फिर से गई। हालांकि मुझे सबने मना किया कि अभी कुछ भी हो जाएगा, मैं जो होगा देखा जाएगा। मैंने ऊपर जाकर मैं नीचे से चिल्लाती हुई गई। मैंने कहा मुझे बच्चा 5 मिनट में चाहिए, अगर इसका बच्चा नहीं आया ना तो बिल्कुल मैं यहाँ वो कर दूंगी जो तुम जिसका उम्मीद नहीं कर रही हो। तो ऐसे तो डर जाती हैं। हाँ। कमज़ोर आदमी होगा वो डरता भी है। तो उसने कहा दीदी 5 मिनट तो नहीं आ सकता। तो मैंने कहा कितनी देर में? 1 घंटा लगेगा, 2 भी लग सकते हैं। मैंने कहा 3 घंटे दिए तुझे, 3 घंटे में नहीं आए तो मैं मुकदमा नहीं लिखाऊंगी। सोच मैं क्या करूँगी, तू सोचती रहे। खैर 3 घंटे से पहले ही वो बच्चे को लाए। और बच्चा जब माँ की गोद लग के, मैं उसकी आपको फोटो भेजूंगी। और बच्चे को उसको कहता है, ऐसे कोई छोड़ता अपने बच्चे को? मामा बहुत मारता था। कोई मामा रखता है वहाँ बहुत सारे हाँ, हाँ। जो भी बच्चा रोता था उसी मारता था। और खाना नहीं देता, एक जगह रख देता था सारा खाना, इसे खा लो। ऐसे मत छोड़ना मुझे अब कभी भी। तो सोचो उस माँ पे क्या बीती होगी, हम सब पे, हम सब ऑफिस में सब रुके। अब उसको देख के मीडिया तक के वे सबके आंखों में आंसू आ गए। तो भाई लेकिन ले गया। बहुत मेरे लिए ये वो है, और अच्छे से रह रही है वहीं होम में। उसने सिलाई भी सीखी है, तो अभी बात होती रहती है। ठीक है लड़की। मतलब जो ये चैलेंज तो बहुत सारे हैं, भाषा के होते हैं अवरोध। असमी लड़की है, तुमको नहीं समझ में आ रहा कैसे कहें। बंगाली लड़की है, तुमको उसकी भाषा, उसको हमारी नहीं आ रही, हमको उसकी नहीं आ रही। क्योंकि वहाँ तो भाषा का तो बिजनेस ही नहीं है, बोलने का तो कोई बिजनेस ही नहीं है। मतलब इस जो रेड लाइट एरिया में लड़कियां जाती हैं या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो भी लड़कियां जाती हैं, मतलब किस उम्र की लड़कियों की ज़्यादा डिमांड रहती है इसमें? देखिए एक टाइम ऐसा आया मैं पुरानी बात कर रही हूँ, कि अचानक से HIV एड्स का हुआ बहुत बुरा, कि ये बाजार इसके संवाहक हैं, इन बाजारों से ही फैलता है। लेकिन तब तक हम इतना संभाल चुके थे कि तुम बिना कंडोम किसी को लात मार के भगा दो, तुम्हारा उस दिन का पैसा कट जाएगा, कोई बात नहीं, आने मत दो बिल्कुल भी। उसका ये एक नया खुद से गठन कर लिया लोगों ने, कि छोटी उम्र की बच्ची के साथ सेक्स करोगे तो HIV पॉजिटिव नहीं होगी। अच्छा, ऐसा खुद होता से है? बना लिया, अपने आप ही बना लिया? खुद से ही हर चीज़ की वो है। और तेजी से डिमांड बढ़ी, छोटी लड़कियां आई, बहुत छोटी लड़कियां निकाली हमने। और कानून का भी झमेला है कि छोटी लड़कियों को तो निकाल लो, बड़ी को मत छेड़ो। ऐसा क्यों? बालिग अपनी मर्जी से कर रही हैं, पूछ तो लो उनके दिल की हालत, सही पूछ तो उनके जिस्म की हालत पूछ लो कि वो खुद से रह भी रही हैं। और जब तुम हाकिम को खड़ा करके ये पूछोगे कि हाँ भाई बता तू मर्जी से है, कहेगा हाँ जी मर्जी से हूँ, कौन वो करेगा? और तो बोलती हैं लड़कियां कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। क्या करेंगे? ये मैं इसके लिए मैं एक छोटा सा शेर कहती हूँ, कि कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पे। तो वो तो खुद ही गिरी है ना उस खंजर पे, तो मान लेते अपनी मर्जी से कर रही हैं। कोई है कि 15 से 20 कस्टमर निपटाए, कितनी भी खराब औरत हो, और 250 रुपये के लिए मात्र। अगर जीने में आर्ट होती है और मैं वहाँ बैठी हूँ, मेरे लिए उससे बड़ा कोई ऐसा मोमेंट नहीं होता कि जब मेरा मन करता है कि औरत होने पे मुझे शर्म आती है कि अगले जन्म में बिटिया ना कीजिए। कि वो ऐसे भाग के जाती हैं सारा संकोच छोड़ के, कि मैं या मैं, ऐसा ना हो एक कस्टमर हो किसी एक दूसरी लड़की को ले जाए और मेरा आज का पैसा पूरा ना हो। इमेजिन करके देखो क्या बीतता होगा उन पे। और बाकी इतनी निराश होकर जब आके बैठती हैं, मुझे वहाँ से उठना मुश्किल हो जाता है, उनके चेहरे पे नज़र गड़ानी मुश्किल हो जाती है। मैं उन आंखों उन चेहरों को उस वक्त देखना भी नहीं चाहती कि ये इन पे क्या बीत रहा है। कम से कम एक दुकानदार का दूसरे दुकानदार पे अगर सामान वहाँ बिक गया तो वो थोड़ा गुस्सा करता है, ये भी करता है मेरे यहाँ से नहीं लिया, मैं तो इतने का दे देता। वहाँ तो ये गुस्से का भी नहीं है समय। निराश बैठ जाती है, पता नहीं अब दूसरा कब आएगा। कहते हैं ना ग्राहक और भगवान का कोई भरोसा नहीं होता, कब आ जाए और कब चला जाए, इसलिए उनको कभी नाराज नहीं करना चाहिए। ये केवल उन पे सटीक होती है, बाकी और कहीं नहीं। तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस होते हैं जब आप ये रेस्क्यू करते हो लोगों को, या इस फील्ड में क्या क्या चैलेंजेस लगते हैं आपको? देखिए पहला तो यही है कि किसी लड़की को आइडेंटिफाई करना, ये निकलती है नहीं निकलती है, कैसे किया जाए, कैसे लड़की को का अंदर का जगाया जाए। हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, अलग से नहीं बात कर सकते हम, मालकिन के रहते हैं उनसे बात करना हमारे लिए मुश्किल। तो सब कुछ हमारे हाथ और आंखों में है, जो भी बात करेंगे हम, हमारे पास कुछ नहीं तो है। अंदर एंट्री कैसे मिलती है आपको रेड लाइट एरिया एंट्री में? मुझे कौन रोक रहा है? एंट्री को तो मैं थप्पड़ मार के, मुझे तो कहते हैं समाज सेवा या गुंडे ही लिख दिया था अखबारों ने। अच्छा, मैं मारती तो हूँ। आप अकेले भी चले जाते हैं या ग्रुप हाँ लेकर के जाते हो? नहीं, मैं कभी ग्रुप लेके नहीं, मेरे सभी वॉलंटियर अकेले अकेले जाते हैं।
इतना सारा बाजार है, एक जगह ही बैठे रहेंगे क्या? तो तुम ऐसे दूसरी जगह जाओ जहाँ जाना है। तो उनको मतलब ऐसा नहीं है कि पकड़ लें या उनको वहीं पर रख लें या मार पीट करें, ऐसा नहीं होता? देखिए ऐसा होता है हाँ। कि जो आप समझते हैं उन्हें बहुत खराब औरतें हैं, मैं इतने सब के बाद भी उन्हें खराब औरतें नहीं मानती। अच्छा, ऐसा क्यों? मैं नहीं मानती। वो तो आप सबकी सताई हुई है ना, आप ही के पति, आपके बेटे, आपके भाई, आपके पिता, वही तो जा रहे हैं। वो हम्म। थोड़ी आपके घर से उन्हें लेके जा रही हैं, हम्म। वो उठा के लाई हैं। आप मत जाओ, वो कुछ भी करके खाएंगे, बर्तन मांजेंगे, किसी के दुकान करेंगी, कुछ सिलाई कढ़ाई सीखेंगी, कुछ तो करेंगी सर्वाइवल के लिए। हम्म। कौन जा रहा है? हमारी समाज का व्यक्ति जा रहा है ना। तो वो क्यों खराब औरतें हुई? खराब औरतें तो खराब आदमी तो वो हुए ना जो हमारे समाज के हैं, जो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी माँ को, अपनी बहन को धोखा देके और वहां जा रहे हैं, हम्म। अपमानित हो रहे हैं। और जबकि अंग्रेजों ने तो सीधा सीधा आपको कह दिया था कि ये रेड लाइट एरिया घोषित कर दिए थे। और क्यों कर दिए थे? आप चौराहे पे रुकते हैं, रेड लाइट होती है, हम्म। आप रुकते हैं इसलिए कि आप कानून की जद में आते हैं। अगर पार करेंगे रेड लाइट को, जी। आपका चालान कटेगा। दूसरी बार, आपके जीवन को हानि है, हम्म। आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है क्योंकि इधर उधर से आ रहे होंगे, आप बीच में से निकल रहे हैं। तीसरा, आप इसमें आ जाते हैं सामाजिक नजरों में, बड़ा बदतमीज आदमी है, हम्म। रेड लाइट हो रही है और भागा जा रहा है। हम्म। यही सेम है कि उनको रेड लाइट एरिया कहा गया कि तुम्हारी मर्जी, लिख दिया अब ये रेड लाइट एरिया। रात एक पोल लगाया गया, रेड कलर के उसमें शीशे, वो जमाना लैंप पोस्ट जलाने का था। लैंप पोस्ट शाम को एक चौकीदार जलाता, आके दोनों तरफ एग्जिट एंट्री पे वो लाल जलता। अब ये रेड लाइट है। अब आपकी मर्जी, आप जीवन को हानि करो, कानून की जद में आओ, या समाज की हानि सहो, आपकी मर्जी, जाओ या मत जाओ। 8 से रात के सुबह 8 बजे तक रेड लाइट था। अब कोई समय नहीं है। तो इसीलिए पुलिस वाले वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन करते नहीं है कि मतलब घोषित कर दिया रेड लाइट एरिया, आपकी मर्जी हाँ, है वहाँ। मर्जी है, आपकी मर्जी, मर्जी से रह रही हैं वो औरतें, जा रही हैं, उनका अपनी दुनिया है, अपनी जिंदगी है। तो क्या वो मतलब नॉर्मल इंसान की तरह मूवी देखना या इधर शॉपिंग करना ये कर सकती हैं? नहीं होता? करती हैं, करती हैं? मालकिन करती हैं, सब कुछ करती हैं, वो जहाँ अच्छा, जाना है, लेकिन वो तो नहीं, जो वो लड़कियां कहीं रह भी रही हैं नहीं, वो नहीं करती वो हैं? कहीं नहीं जा सकती। उनके पास जो सामान आता है जैसे उनको मेकअप करना सब है, वहीं कपड़े जाते हैं, वगैरह, वो कैसे सब आते हैं? वहीं जाते हैं। झोला छाप डॉक्टर जाएंगे, हाँ। एक सस्ता सा, बिल्कुल गंदे से मेकअप का सामान बेचने, 2-2 रुपए का, 3-3 रुपए का, अच्छा। एक वैसलीन जैसी डिब्बी, 5-6 उसके साथ कलर, हाँ। फिर जो कलर की लगानी है उस वैसलीन में मिला, हथेली पे, वो होठ पे लग गई, वही आईलिड्स पे लग गई, मेकअप अच्छा, हो गया। तो उनके वहीं जाके बेचते हैं वहीं वो लोग भी? बेचते हैं, कपड़े हैं वो वहीं जाके बेचते हैं, अच्छा। वहीं जाएंगे। मैं इसीलिए सबको कहती हूँ, जिसने गंगू भाई देखिए, तो 99% उन्होंने सटीक भेजी, कुछ लिबर्टी लेके, हम्म। जैसे वो आलिया भट्ट को मारता है। हम्म। ये सच्ची घटना है सोनागाछी की, मगर उसमें वो बच्ची मर गई थी, इस अच्छा। कदर मारा गया कि वो मर गई थी। उसको लेके बड़े बवाल हुए, काफ़ी चीज़ें हुई। थोड़ी सी लिबर्टी तो खैर लेगा निर्माता, पर बहुत सटीक था वो अंधेरे, कभी वहाँ 0 वाट के बल्ब के अलावा मैंने देखा नहीं। वो पर्दे, वो एक बिस्तर, तो गंदा घटिया, लड़कियों के लिए वो भी नहीं, कहाँ सो रही हैं, कहाँ जा रही हैं, कोई पता पता ही नहीं, नहीं उन्हें। कहीं भी पड़ के सो जाएंगी थक हाँ। हार के। 15 से 20 कस्टमर लेंगी, क्या उनको चाहिए अब तो उनको लगता है किसी भी तरह सो जाए, एक बार किसी तरह नींद आ जाए। और कितना बड़ा कमरा होता है, कितना बड़ा एरिया? बस ये तो बहुत बड़ा है, अच्छा। ये बहुत बड़ा है, ये तो बहुत ही बड़ा है। इसकी तो बात मत करो आप, नीचे दुकान है तो उसी के ऊपर हाँ। कमरा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ। इसी कमरे में आधा हिस्सा, जैसे अब यहाँ से ये एंट्री है, इधर से है ना, ये इतना हो गया बैठने का कि जहाँ बैठे हैं, खिड़की है ये, इस खिड़की से बाहर झांक रहे हैं, और ये जो जगह बची इसमें ऐसे करके 3 या 4 केबिन है, इनमें पर्दे फटे हुए लटके हुए हैं। वो पता नहीं बरसों में कभी धुले कि नहीं धुले, मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा कि कहीं कोई नया पर्दा लगा हो, कोई धुला हो। मेरे सामने वो चिथड़े होते रहे, और उन्हीं में एक एक फटा फटा गद्दा, वहीं लड़कियों के कपड़े टंगे, वो कोई पर्टिकुलर कपड़े नहीं होते, वो तू भी पहनेगी, तू भी पहने, चल तू उसे पहन ले आज, कल इसने तो क्या होगा, कल इसने पहना नहीं, धुला तो कोई बात ना, पहन ले, ये उनका है। अच्छा। इतनी सारी वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, 1-1, 2-2 रुपए वाली, ये उनकी ज़िंदगी, वो मेकअप का सामान उनकी ज़िंदगी, वो पाउडर, बस ये है तो इसी की ज़िंदगी, इसी में है सब। तो इससे मतलब इस ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये रेड लाइट एरिया, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने का क्या तरीका है, कैसे ख़त्म किया जा सकता है? क्या ये कभी ख़त्म होगा? नहीं, कभी मैं नहीं नहीं होगा? मानती ये भी कभी भी खत्म होगा। हमारे मर्द तैयार होंगे इसे खत्म करने के लिए? अगर मर्द ही तैयार हो जाएं कि हम पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, पत्नी के प्रति एकनिष्ठ रहेंगे, और बहुत हुआ तो कि चलो हमारी किसी से दोस्ती हो गई, मैं नहीं उसे बुरा मानती,
लेकिन ये नहीं करेंगे, हायर नहीं करेंगे सेक्स के लिए किसी को, हो जाएंगे बंद। लेकिन नहीं, ये तो बढ़ता जा रहा है, ये ट्रेड में आ गया, पूरा एक बिजनेस हो गया है। और विश्व का तीसरा सबसे ज्यादा धन देने वाला एक ये बिजनेस है इस समय, जिसमें आपको कुछ लगाना नहीं है, 1% लगाना और 100% आपको मुनाफा है। किन किन देशों में ये हर जगह, सेक्स ट्रैफिकिंग चल रही है? हर जगह, हर जगह। हर जगह। मेन कौन से देश हैं? देखिए, मेन की तो बात ये है कि अगर हम कहें दुबई में लड़कियां जा रही हैं, अच्छा, बहुत, दुबई में सबसे ज्यादा। और पहले से, 80 नहीं, पहले से, पहले बच्चों की भी ट्रैफिकिंग हो रही थी दुबई के लिए, छोटे बच्चे मासूम, उनका क्या करते हैं? ऊंट दौड़ के लिए, वो ऊंट पे बांध के बिठाए जाते थे, उसके बाद ऊंटों की शेख दौड़ कराते थे। ये बड़ा चर्चित मामले, आप लोग एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेन, और वो जितना बच्चा चीखता था, ऊंट उतनी तेज दौड़ता था, और अल्टीमेटली बच्चा मर जाता था। कोई बच्चा कभी सरवाइव नहीं करा, अच्छा, कभी भी। और ये बड़ा बिजनेस चल रहा था गोद देने के नाम पे। उसके बाद हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने उसमें से थोड़ा, एनजीओज ने भी उसमें फजीते किए, तो हुआ ये कि अब कोई बच्चा बाहर, दत्तक ग्रहण एजेंसी बाहर नहीं देगी। तो ये बच्चों को कैसे ले जाते हैं? वीजा वगैरह सब कुछ, नहीं, पासपोर्ट? बाकायदा गोदनामा हो गए। अच्छा, गोद लेकर के हाँ, बच्चों को? ओहो, अच्छा, दत्तक ग्रहण करते थे बाकायदा। तो अब वो गोदनामा हमारे यहाँ से बिल्कुल बंद है कि बहिष्कार हो गया इस चीज बाहर नहीं जाएगा, एक भी बच्चा विदेश नहीं जाएगा। ये भी सरकार की एक अच्छी पहल थी। और तो मगर फिर काश, लड़कियों को यहाँ से कैसे ले जाया जाता है? वीजा वगैरह कैसे बनवाया जाता है उन लोगों क्यों का? क्यों नहीं जा सकती? मॉडल्स जाती हैं, जो मॉडल्स आती है? जो महीनों महीनों उनके पास रहती हैं। और पता नहीं, एक एक मॉडल ने ये सब खोला कि पोटी पोटा पार्टी एक होती है। पोटी पोटा पार्टी? हाँ, ये पहली बार सुना। अच्छा, पहली बार ही सुना होगा हाँ आपने। जी। और वो मॉडल्स के लिए बड़ा इतना गंदा है, मैं क्या बताऊं, बच्चे भी हैं यहाँ ये, कि वो मॉडल जाती हैं पैसे। देखिए क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ है, एक टाइम होता था कि जब बच्चे भागते थे पहले भी, कि भागे और मुंबई गए जी हीरो बनने, हाँ, और लौट आए बुद्धू घर पे, हैं। अब लौटते नहीं है बच्चे। लड़कियां सोचती चलो दुबई चले जाओ, कुछ दिन कमा लो, क्योंकि नया टैगलाइन पता नहीं आपने सुनी है नहीं, माई बॉडी माई चॉइस। सुना है मैंने ये चीज। तो चले जाओ दुबई, कुछ दिन शेखों के साथ रहेंगे, बढ़िया पैसा खर्च करेंगे, वो वापस आ जाएंगे, खुद से जाती है। लेकिन हाँ, लेकिन एक मॉडल ने वो सब खोला, यूक्रेन की एक मॉडल थी, उसने ये खोला कि मतलब मॉडल्स को यूज़ करते हैं पहले ये, और जब मन भर जाता है तो उसे ऐसे डाल देते हैं एक तरफ, और उस पर हर कोई आता है और पॉटी करता है। आई हाय, इस हद तक करता है कि वो आत्महत्या कर ले, मर जाए, उठने नहीं देते उसको। अब यहीं बैठोगे, यहीं करेंगे, आपके ऊपर बाथरूम भी करेंगे। तो वही पॉटी लोग भी जो करेंगे। लेकर के जाते हैं सब? और लेके भी कौन जाता है? वो खुद जाती है भाई, खुद जाती है? वो तो पैसा कमाने के लिए गई हैं, कोई लेके किसी को नहीं जाता। लेकिन ये नया एक ट्रेंड चला है पोटी पोटा पार्टी का, कि ये उसमें उन्हें मजा आता है। उनका, देखिए, शेखों का तो पहले से रहा है, उनको हर किसी के चीख में, हर किसी के अपमान में, उसमें उनको मजा आता है। तो मैं नहीं जानती कितना सच है ये, लेकिन कहीं से तो ये शब्द आया होगा। जी जी। अगर वो मॉडल कह रही है चीख चिल्ला के, पूरे इस पे कह रही है सोशल मीडिया पे, तो कुछ तो होगा ना, तो जी है जी नहीं। जी। और ऐसे भी हम कुछ चीज़ों को करते हैं कि अभी पिछले दिनों हुआ है कि, अगर पता नहीं आपकी नज़रों में है नहीं, ये जो बच्चों में एक अजीब क्रेज़ हुआ है 12th होते ही, और वो माँ बाप की अपनी हैसियत है नहीं है, विदेश में पढ़ना जी, है हैं, बहुत सारे हमको बच्चों में बीटेक हुआ भी ये। विदेश में करना, हमको एमबीए विदेश में करना, हाँ। बीबीए। क्यों भैया हमारे यहाँ नहीं? फिर इन दुकानों को बंद करा दो, जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं, इनको बंद कर दो। अगर हमारे वहाँ के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, मैं तो खुद खुल के कहती हूँ कि मेरे यहाँ एक काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वेल नोन यूनिवर्सिटी है, जिसमें विदेशी पढ़ते हैं, बहुत बच्चे विदेशी आते हैं, और हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। ये कैसी बात है? दिखावे के लिए। दिखावे के लिए। फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे गलत कामों में नहीं हैं? उनको आप इतना पैसा दे नहीं रहे, उनके पास लग्जरी कहाँ से आ रही है सारी? ब्रांडेड शूज़ कैसे आ रहे हैं? ब्रांडेड कपड़े कैसे आ रहे हैं? ब्रांडेड ज्वेलरी कैसे आ रही है उनके पास? और क्यों ये ऐसी शहरी चकाचौंध में आप फंसने दे रहे हैं अपने बच्चे को? इसका एक दूसरा पक्ष भी है। अच्छा। जो आप लोगों के जरिए मुझे आशा की किरण, मैं सामने, ये नहीं कि मैं आपको कोई अप्रिशिएट कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं कर रही जी। लेकिन मैं थैंकफुल हूँ आप लोगों के प्रति कि अभी कल भी मेरे पास एक महिला का फ़ोन आया। काफ़ी दिन से वो मुझे कह रही थी कि मुझे एक बार बात करनी, एक बार बात करनी। मैं रास्ते में थी तो उसने मुझे कहा कि मेरी बेटी बाहर जाके बेंगलोर जाके बीटेक करना चाहती है। हाँ। मैं मना करी, जब से आपके पॉडकास्ट देखे मैं हिल गई हूँ, और वो मान नहीं रही है।
तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा एक बार दिखाओ पॉडकास्ट उसे। हम्म, फिर उसका मुझे मैसेज आता है कि वो ऑलरेडी आपके पॉडकास्ट देख रही है और उसने मुझे साफ कहा कि मैं डर के मारे नहीं कह रही थी मम्मी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पढ़ूंगी। और ये मेरे लिए सुखद था, सच में। उसके लिए मैं आप सबकी थैंकफुल हूँ कि ये आवाज़ अगर दूर तक जा रही है तो समझ लीजिए कि हमारे 50% बच्चे ज़रूर बचेंगे। हम्म, एक दिन ऐसे ही कहीं पे बात हो रही हाँ, थी, हाँ, तो उसने कहा नहीं अतुल जी आप गलत सोच रही है, आपको इस समय 50 करोड़ लोग देख रहे हैं पिछले 1.5 साल में, तो क्या उनमें से 50 बच्चों को भी हम नहीं संवार सकते? हम्म, मैंने कहा मैं आपकी इस बातों से इत्तेफाक तो रखती हूँ, मगर घबराती इसलिए हूँ, वाकई आप मान रहे हैं कि हम अपने बच्चों को संवार नहीं पा रहे? ऐसी कौन सी बात हो गई, ऐसा क्या कर दिया हमने कि हम अपने बच्चों पर ख्याल ही नहीं रख पा रहे? आज जो हम जो थे वही आप हैं, वही आपके बच्चे हैं। हम्म, हमारी मानसिकता बदली है, समाज बदला है, लेकिन पैदा हम हुए हैं तो इंसान ही बन के हुए हैं ना। थोड़े से लौटाओ, थोड़े से पीछे को आ जाओ, हम्म, हंसो, बच्चों के दोस्त बनो, उनके इतने मित्र बनो। मैं ये नहीं कह रही बच्चों पे रोक टोक लगाओ, मैं हम्म, कह रही हूँ उनके इतने मित्र तो बनो कि वो आपसे कहें, जो मित्रों से शेयर करने जा रहे हैं वो आपसे शेयर करें। आपसे जाके शेयर करें। हम्म? आपसे कहें कि ये हम्म, ऐसा है, मुझे किसी लड़के से प्यार है या मुझे किसी लड़की से प्यार है, एक बार मिल लो। और आप कहो खुल के हाँ भाई है तो ले आओ, मिलेंगे। अगर हम्म, सही लड़का होगा तो आएगा, नहीं तो कहेगा नहीं नहीं चलो भाग के चलते हैं कहीं और हाँ, फिर करेंगे शादी। अभी एक लड़की सोनागाछी से निकाली है, उसको एक अच्छा खासा लड़का उसे फंसाता, 15 साल की बच्ची, हम्म, और ले गया 1.5 साल पहले। हम्म, उसने कहा होगा लड़की ने कि एक बार मैं मम्मी से बात करूँ, नहीं नहीं शादी करके मम्मी से बात करेंगे, अपना आधार कार्ड ले लेना और अपना एक फ़ोटो ले लेना और अपना हाई स्कूल की मार्कशीट ले लेना। अच्छा, हाँ, वो लेके चल। चली गई, हम्म, सोनागाछी में बेच दिया बच्चे को। और फिर मैं एक बार धन्यवाद कर रही हूँ आप सबको कि आपकी हम्म, आवाज़ उस तक पहुँची, क्योंकि अब उसको काम करते इतना समय हो गया था, 1 साल लगभग उस पर भरोसा कर रहे थे, और कुछ लिमिटेड टाइम के लिए वो मांगती थी रील्स के लिए, मैं देखूंगी मेरा मन और हो जाएगा, हम्म, वो देते थे। इस बीच उसने पॉडकास्ट देखे और अच्छा, कहीं मेरा नंबर देखा और डायरेक्टली मुझे कॉल किया। हम्म, और सच कहूँ तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, अभी भी अच्छे लोग हैं। मैंने केवल उससे ये कहा, मेरे कुछ ऐसे परिचित अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं जो जीआरपी में हैं, आरपीएफ में हैं, हम्म, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, कि सर एक बच्ची को बचा दो, ठीक है स्टेशन आ जाए, उसके बाद हमारी बैरियर्स खत्म हो जाते हैं, हम नहीं जा पाएंगे बाहर। जी, तो लड़की स्टेशन गई सुबह 4 बजे निकल के, उसको बाकायदा उन्होंने सुरक्षित घर पहुंचा 1.5 दिन दिया। में हमको दिल्ली दिया उसे। हम्म, लग रहा है उनको अलग अलग ट्रेन बदलवाई, हम्म, सिक्योरिटी के साथ लाए हम्म, और हमें दिया, बच्ची आ गई वापस अपने घर। तो ये हम्म, मैं कह रही हूँ, मैं किसी को भी मना नहीं करती हम्म, कि किसी का एक फॉलोवर ना हो, मैं मना नहीं कर रही। मैंने कहा हम्म, तुम्हारे, तुम मेरे फॉलोवर तो लोगे ना, हैं? तो समझो कि मैं ये आवाज़ उस जगह तक पहुंचाना चाहती हूँ हम्म, यहाँ इतनी सी बच्चे खतरे में हैं। कुछ गांव के बच्चे इकट्ठा हो गए एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हाँ, उनका मैं हमारे पास स्टूडियो भी नहीं, मैं कोई बात नहीं, आ जाओ, एक फ़ोन मेरा लो, एक हाँ, अपना लो और कर लो, कर लो। मेरे घर आके शूट कर लो। हम्म, किया उन्होंने, आज उसके अच्छे खासे फॉलोवर हैं। हम्म, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ गांव देहात तक, क्योंकि मैं, कि मेरे लिए आवाज शॉकिंग ये पहुंचे। है पहुंचे कि गांव हम्म, की लड़कियां और निकल के मुंह पे दुपट्टा बांध के बस स्टैंड पे खड़ी हैं, अच्छा, गाँव की खुलेआम लड़कियां। लड़की औरतें हैं, मुंह पे हम्म, कपड़ा बांधा हुआ है। और कई बार हमको बुला के कहा उन्होंने कि भैया ये आप इतना करती हैं इन लड़कियों, मैंने कहा इनको कैसे कहूँ मैं? क्या साइकोलॉजी रहती है इन लड़कियों की दिमाग के पीछे? पैसा, पैसा। हम्म, सुबह शाम तक वो औरतें निकलती हैं घर से कि जी घर हम्म, में इतने पैसे कहाँ हैं, हम तो क्या कहते हैं हमारी नौकरी लग गई, आ जाएंगे शाम तक, दिन भर रहती हैं शाम को आ जाती हैं, 2 कस्टमर मिल गए उनके पैसे हो गए, हम्म। बस। और ये कॉलेजेस वगैरह की लड़कियां ये भी करती हैं क्या ऐसी? नहीं देखिए कॉलेज की तो मैं क्या कहूँ, इतने हाई फाई ये कॉलेजेस हैं, उनमें कुछ लड़कियां लड़के से जुटाने के लिए इस तरह के रैकेट्स में फंसती रहती हैं। बहुत हम कोशिश भी कर रहे हैं हम्म, कैसे, क्योंकि देखिए इन पे ना, पहले क्या था आज भी है, जो हाँ, सरकारी कॉलेजेस हाँ, हैं हाँ, उनमें आज भी रेस्ट्रिक्शंस है कुछ। पर मैंने सुना है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हाँ, हैं दिल्ली वगैरह में ऐसे होता दिल्ली है। में भी क्यों, सभी जगह, हाँ, सभी जगह है, उन पर रोक नहीं है। कॉलेज आओ मत आओ, अटेंडेंस कैसे पूरी करोगे तुम जानो, हाँ, कैसे होती हो पूरी मुझे नहीं पता। हम्म, मतलब मैं क्या कहूँ, एक कॉलेज था बड़ा, हम्म, मैं उनकी आंतरिक परिवार समिति, मैं बहुत सारी कमेटीज़ में भी हूँ। हम्म, उन्होंने कहा तो आपकी ज़रूरत है, आ जाओ। मैं कहा सोचा हो सकता है कॉलेज में कुछ हुआ हो, मैं गई हम्म, तो उन्होंने कहा जी एक लड़की हमारी वहाँ बैठी है हम्म, थाने पे, हम्म,
मुकदमा लिखवाने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। आप एक बार थानेदार से बात करो। मैंने फ़ोन कर, मैं कि भैया लड़की आई है। उसने कहा हाँ बहन जी लड़की आई है और मैं मुकदमा लिखूंगा। मैं कहा बात क्या हुई है? बोले आप यहाँ आ जाओ। मैंने कहा नहीं तुम आ जाओ, दूर है थाना, तुम आ जाओ। वो आ गए, लड़की को भी लेके आए। तो उन्होंने कहा ये लड़की ये इल्ज़ाम लगा रही है कि मैं तो बच के निकली हूँ, मुझे धोखे से ले जाया गया। और इस समय लगभग 9-10 लड़कियां होटल में हैं, कॉलेज की। कॉलेज की लड़कियां खुद से गई हैं? हाँ, कॉलेज प्रबंधन ये बात को मानने को तैयार नहीं था। मैंने कहा मुझे क्यों बुलाया फिर? मैं कहा चलो अंदर चलते हैं। कौन से एरिया की बात है? किस एरिया? छोड़ो एरिया। हाँ जी जी वो समझ जाएंगे जो सुन रहे हैं। जी। हम वहाँ गए और जैसी भगदड़ तो मची, लड़कियां निकली और आप देखो उनके साथ वो मोटे तुलतुल लोग दिल्ली से जा रहे देहरादून घूमने, बीच में एंटरटेनमेंट करते चलो कहीं ना कहीं। मुझे समझ नहीं आता, जो बहुत बिजनेस एरियाज भी नहीं है वहाँ इतने होटल्स का क्या है? कभी हमने ये सिस्टम नहीं देखा ऐसा, इतना ज़्यादा होटल्स हैं और 7 स्टार 5 स्टार 3 स्टार। तो सब में ये काम होते हैं? नहीं देखिए क्या है, और फिर मुझे नहीं पता सब में, मैं नहीं कहती कि सब में है ये काम, मुझे ये भी नहीं है। पर मैं कह रही हूँ कि ऐसा अगर हुआ तो क्यों हुआ? क्या आपके घर में बहन बेटी नहीं है? आपका दायित्व ही नहीं बनता था कि आपको दिख रहा है एक मोटा झोटा आदमी आपसे कह रहा है कि जरा कोई लड़की प्रोवाइड कराओ और आप बुला रहे हैं? आप लड़कियों से आपने संपर्क किया, उनके नंबर लिए हुए? पता लगा किसी फौजी की बीवी थी जिसने इन लड़कियों को सबको कैप्चर कर रखा था। रिटायर्ड फौजी था कोई। उसको भी नहीं पता था, उसके पति को। उसके पति को भी नहीं पता था? वो खुद कॉलेज में स्टूडेंट के तौर पे थी, कुछ कर रही थी बीएड कुछ। तो इन पे भरोसा कैसे करा जाएगा बताओ? इन पे कैसे, किस पे करें? किस पे करें भरोसा? किस पे? हमें सिर्फ अपने बच्चों पे भरोसा करना पड़ेगा। अपने बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे, और बेटों को खास तौर पे। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से नहीं चलने वाला कुछ भी। पढ़ने से अगर बेटियां बचती तो वो कॉलेज की लड़कियां हैं, वो एस्कॉर्ट सर्विसेज जो कर रही हैं वो कॉलेजेस की लड़कियां हैं बड़े शहरों में। जो चौराहों पे खड़ी हैं वो कॉलेज की लड़कियां हैं, जो डांसिंग कार्स में हैं वो कॉलेज की लड़कियां हैं। तो ये समझ के चलो कि हमको अपने बच्चों को संस्कार देने कि बेटा ये गलत है। ये तो देखिए घी और आग जैसा संबंध है, तो बच्चा करेगा, मगर संस्कार देना आपका काम है कि उसको लगे ये बहन है और जो मेरे लिए आएगी वो केवल एक होगी। कोई हो सकता है मेरे बात ये पुराने लगे, मैं ऑर्थोडॉक्स लगती हूँ लोगों को, पुरातनपंथी लगती हूँ, पर मैं कह रही हूँ इससे ही है आपका कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। पर ये तो चलो हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बच्चों की बात कर ली, पर आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी तो इतना ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, लोग इसमें भी पड़ रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए? देखिए आजकल ही नहीं हो रहा। आप ये बात नहीं कह सकती कि ये आजकल हो रहा है। सुनने में तो अभी आ रहा है। हाँ, सुनने में इसलिए आ रहा है कि अब ये खुलापन हो गया। खुलापन। इस खुलेपन ने हमको ये कह दिया कि वो अब इसको खोल दो कि भाई ये हो रहा है तो होने दो। पति अगर लड़ रहा है कि भी तुम दूसरे के पास जा रही हो, तो ठीक है मेरा उससे मन मिल रहा है, छोड़ो, तुम मुझे छोड़ दो, है ना। अब पता नहीं कई बार पति बच्चों की वजह से, समाज की वजह से चुप रहता है, कभी दूसरे की पत्नी समाज की और बच्चों की वजह से चुप रहती है। तो ये तो देखिए ये सर्वकालिक है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की आप आज बात नहीं कर सकती। जब कहीं ना कहीं कोई बिखराव होता है, जब कोई भी मर्द भटके या कोई औरत भटके, और वो किसी एक के लिए अगर भटक रहा है तो ये आप समझिए। लेकिन जो ऐसे भी लोग हैं, मैं पहली बार किसी पॉडकास्ट पे ये बात कह रही हूँ कि ऐसे भी लोग हैं, ऐसी महिलाएं भी हैं, ऐसे पुरुष भी हैं जिनकी अनलिमिटेड रिश्ते हैं। अनलिमिटेड और मेरे संपर्क में है। अच्छा, मुझे हर बार एक नया अगर बंदा दिखे, अच्छा अब ये है, अच्छा मेरे पास क्या है, बालिक है वो, मैं क्या कह सकती हूँ उसको, तुम कर रही हो तो ठीक कर रही हो, मैं उस आदमी को क्या कहूँ कि जहाँ जाएगा वहाँ उसका एक रिश्ता है। तो ऐसा क्या है उनके दिमाग के पीछे, क्या चलता है ऐसा? मैं सोचती हूँ केमिकल लोचा है कोई कुछ तो है। तो क्यों नहीं तुमको एक से सेटिस्फेक्शन हो रहा है? चलो बीवी से नहीं हुआ, तुम्हारा किससे अफेयर हो गया एक्स्ट्रा मैरिटल, मगर तुमने तो मतलब हर जगह लाइन लगा रखी है। कहीं भी आपको ऐसा ये एक नया कोई और भी बताएगा, अरे नहीं उसका तो वहाँ भी है, इसका तो वहाँ भी है। तो जैसे आपने इतने साल इस फील्ड में काम किया, तो सबसे बड़ा रीजन क्या लगता है इन लोगों के पीछे, क्या रहता है ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पीछे? देखिए मैं हमेशा पहला भटकाव तो यही मानती हूँ कि अगर पुरुष भटकता है तो कहीं ना कहीं बीवी की कमी। कुछ तो हम क्या सोचते हैं, एक आध बच्चा हुआ तो जैसे झल्ले हैं वैसे ठीक है, क्या है हमको देखना,
लेकिन पुरुष हमेशा नएपन की चाहत में रहता है। ये स्वाभाविक तौर पे उसको ऐसा बनाया गया है, भगवान ने ऐसे ही बना के भेजा है कि उसको या तो अपना घर सजा संवरा दिखे, और अपना घर उसको सजा संवरा नहीं दिख रहा तो दूसरे घर में जाके बैठेगा। ये एक स्वाभाविक बात है। ये औरतों के पीछे क्या रहता है? अच्छा, औरतें देख, अब मैंने केवल वो औरतें भटकती देखी, या तो पैसा बिल्कुल नहीं है कतई, और माँ बाप कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, सास ससुर के पास भी नहीं है, किसी ने जरा सा फुसलाया वो पैसे की वजह से वहां हो गई। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि बहुत मारपीट, शराब, ये ऐसा कारण है जब औरत भटकती है। केवल मेरे पास इतने केसेस आते रहते हैं कि वो केवल हो कि जी इतना मारता है, इतना शराब पी के, ऐसे में मैं वहां लग गई उसके चक्कर में। और मुझे बिल्कुल उससे कोई बहुत मतलब ऐसा मेरे पास अभी इस समय जो रिसेंट में चल रहा है कि एक बंदा मुंबई रहता है और दूसरा मुंबई बच्चा राजस्थान रहता है। क्या उनके बीच रिश्ता, लेकिन वो मेंटल अफेयर चल रहा है, और इतना हद तक चल रहा है कि वो जहर खाने को तैयार है, मरने को तैयार है वो मर्द, उसको रिहैब में कराना पड़ रहा है। अब सोच सकते हैं कि मतलब ये कुछ ऐसा है कि जो, और वो अपने एक्सक्यूजेस देता है मुझे कि नहीं ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसका ये तो मोटी है, ये तो यूं है। क्या तुम बात कर रहे हो, और किस हद तक है मैं आपको उसको कल्पना नहीं बता सकती कि वो कहाँ तक उसके प्यार में पागल है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सबसे ज्यादा गलती किसकी रहती है? लड़के की रहती है, आदमी की रहती है, या एक औरत की? देखिए, दो तरह की बातें हैं इसमें भी। एक तो ये है कि जो लड़की है, जब लड़के लड़की के बीच, औरत मर्द के बीच समझ, और वो सब 40+ होते हैं, ये भी समझ लो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। अच्छा। पक्का 40+। कोई ना औरत, कोई मैंने मेरे पास कभी कोई ऐसी आई कि 20, 25, 26 की आ गई हो, 25, 40 से सब ऊपर ही, 50+ भी हैं मेरे पास। अच्छा। और जो पागलपन की हद तक हैं, ये मरना है बस अब। क्या इस एज में कुछ ट्रिगर होता है क्या, कोई हार्मोन ऐसा? नहीं, कहते हैं कि मर्दों का तो हार्मोन ट्रिगर करता है और कुछ ऐसी डिमांड्स उनकी होती हैं कि जो घरेलू महिला कभी पूरी नहीं कर सकती। उसकी शर्म, उसके संस्कार, वो सब चीज़ें उसको नहीं। और अगर उसको कोई दूसरी औरत ऐसी मिलती है कि जो फ्री उसके साथ रहे, तो वो उसमें अपनी आज़ादी समझता है, क्योंकि उस पर ना बच्चों का प्रेशर है, ना किसी चीज़ का प्रेशर है। वो औरत उसके साथ आज 2 दिन होटल में, तो 2 दिन फुल एंजॉय में उसके साथ घूम रहा है, फिर रहा है, जो चाहे कर रहा है। कोई घरेलू औरत नहीं कर सकती। औरतें अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा घरेलू कर लेती हैं कई बार एक उम्र तक। और जो मतलब मर्द की तो फितरत है, खैर ये कि अगर औरत ने मतलब अपने आप को, नहीं तुम कैसी थी अब तुम कैसी हो, हाँ, सुनते हो ये तो, सुनते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं। तो ये औरत को भी मैं कहती हूँ कि समझो, अपने पति की डिमांड को समझो। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल एकदम इतने उच्छृंखल हो जाओ, लेकिन इतने हो जाओ कि वो देखे तो अच्छी लग रही हो, कभी तो कमेंट करे। है ही नहीं वो कमेंट यार कि तुम अच्छी लग रही हो। तुमने ऐसा अपने आप को बना लिया कि 24 घंटे आप बच्चे, शोर शराबी इसमें फंस गए। ठीक है, बच्चे भी होते हैं, लेकिन अपने आप को मेंटेन करके रखो, बहुत ज़रूरी है वो। और जब औरत की मैं बात कर रही हूँ, तो मर्द के लिए मैं कह रही हूँ कि मर्द को कभी ये भी देखना चाहिए कि जब वो उस औरत को धोखा देकर दूसरी जगह जा रहा है, तो कभी ये भी देखो कि तुम्हारे ही बच्चे पाल रही है, तुम्हारे ही माँ बाप पाल रही है, तुम्हारी ही सारी चीज़ कर रही है। जो मैं दूसरे एक पेयर की बात कर रही हूँ, उसकी बीवी ने 10 साल उसके माँ बाप को पाला है, और अपने बच्चे पाल के बड़े कर दिए, और वो 10 साल दूसरे के साथ रहा। आज वापस लौट के आया तो उसी का ही है, मरूंगा वो नहीं मिली तो। ये कैसा केमिकल लोचा, मुझे नहीं समझ आया। नहीं आ रहा, मर जाऊंगा कब जाऊंगा, लेकिन नहीं आ रहा है, और बहुत मुश्किल हो रहा है 2 लोगों को संभालना। तो कह सकते हैं कि मतलब मर्द और औरत दोनों की ही बराबर हाँ, है इसमें, हाँ। ऐसे कह सकते हैं। अगर आप प्यार को प्यार की तरह नहीं लोगे, क्यों आप ये सोचते हो कि प्यार करना लड़के लड़की का ही काम है, स्त्री पुरुष का क्यों नहीं है? है ना? पता होना चाहिए कि भाई हम एक दूसरे के लिए हैं। और जैसे ही लगा कि नहीं जी मुझे तो बच्चों से बहुत काम है, तुम्हें तो एक ही काम है, ये छोड़ दो। हाँ जी। ये नहीं, ये नहीं। मर्द को कोई जिम्मेदारी नहीं होती सिवा कमाने की, तो उसके वजूद को जिंदा रखो और अपने आप को भी रखो। जी, जैसे जितने भी लोग हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि अपने बच्चों को संस्कार से तो युक्त करो। बच्चों के लिए तो मैं जरूर कहूँगी उनके दोस्त बनो, बात करो, उन्हें बार बार बताओ कि तुम्हारा कहीं भी अफेयर भी होता है ना, हमसे बात कर लेना, हम तो तुम्हें फ्री छोड़ रखा है, करो, कोई बात नहीं है, जो तुम्हें अच्छा लगे हमें बता देना। उससे नतीजा ये होगा कि पहली बात तो बच्चे करेंगे ही नहीं, और करेंगे भी सबसे पहले तुम्हें बताएंगे। तुम उसके पीछे निकाल लो, क्या है ये, क्या इसकी सच्चाई है, उसके बैकग्राउंड क्या है, उसके घर वालों को बताओ कि बच्चों का ऐसा चल रहा है, ध्यान रखना। हम ये नहीं कह रहे आज ही आप शादी कर दो, हो सकता है कल ब्रेकअप कर ले, मगर ध्यान रखो बच्चों का, कहीं बाहर नहीं मिलना चाहिए,
आप अपने घर में रहो, हमारे घर आओ, जब बात करनी स्टडी करो हमारे सामने, कैरियर की बातें करो। प्यार ही थोड़ी है एक भी वही बात करोगे। ये समझाओ एक तो बच्चों को। जी। और दूसरा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मैं औरतों को हमेशा कहती हूँ, ब्लेम मैं औरतों को ही करती हूँ कि अरे वापस लौटाना तुम्हारे हाथ में है अपने पति को, ये कह के क्यों छोड़ देती हो, ये तो फलानी के पास चला गया, मेरा तो होता तो मेरे पास रहता, ये मत कहो। लौटा के देखो, जब वो आए मत दो ताने, उन तानों से घबरा के वो भागता है। वापस आए, प्यार से बात करो, उसकी बात ही मत करो जिसके पास से वो आया। जी। उसे खुद गिल्ट होने लगेगा एक दिन कि वो तो कभी बात भी नहीं करती और मैं दूसरी औरत के पास हमेशा होता हूँ। आएगा जरूर लौट के आपके पास, लेकिन होता नहीं है ऐसा। औरतें सिवा ताना देने के फिर कुछ नहीं करती, वो चिल्लाएंगी चीखेंगी, उससे कभी नहीं आता आदमी वापस। आ जाएगा शारीरिक तौर पे, लेकिन मन से वहीं रह जाएगा। उसको बदल लो। जी। और फिर मैं तो पीयूष मिश्रा की एक लाइन बार बार दोहराती हूँ कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया, जी। वरना आप आखिरी पीढ़ी होंगे जो खड़े होकर गर्त में जाते हुए देखेंगे अपनी अगली पीढ़ी को। अभी तो कुछ भी नहीं है, बहुत खराब हालात में। क्योंकि अगर आपने देखा हो, और बच्चे बैठे हैं, मैं क्या इनके सामने कहूँ कि एक हैशटैग चल रहा है, आई एम ए प्राउड रंडी। समझ सकते हैं, 13-13 14-14 साल की लड़के और लड़कियां उसको फॉलो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं इस चीज फॉलो को। कर रहे हैं, और किसी ने पॉडकास्ट किया उनका। ओहो। सोचिए, नहीं पता रंडी होना क्या होता है। देखो आके, मैं उसको चैलेंज करती हूँ, आओ देखो मैं दिखाती हूँ रंडी होना क्या होता है। तब प्राउड ना कर पाओगी अपने आप को रंडी होने में। देखो आके कैसे होता है। असलियत नहीं पता लोगों असलियत को। नहीं पता है। तो मैं तो आप पॉडकास्टर से भी अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ ऐसे लोगों को इस तरह से आगे मत बढ़ाओ। आप लोगों के जरिए उनकी आवाज़ दूर तक जा रही है। छोटे छोटे बच्चे, मासूम 14-14 साल की लड़कियां उनको फॉलो कर रही हैं, उस हैशटैग को। मत करो ऐसा, बहुत गलत है इस हिंदुस्तान की संस्कृति पे बाहर के लोग गर्व करते हैं और तुम इसे नेस्त नाबूद कर रहे हो, तो ऐसा मत करो। कपड़ों में नहीं है अश्लीलता, आपकी सोच में है। सोच में। अपनी सोच को बदलो बस। अपने बच्चों के दोस्त बनो और बचा लाओ उन्हें, इतना करो। अतुल जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। नमस्कार जी। जय माँ, हर हर महादेव। बहुत अच्छा लगा अतुल जी, आपने अपना समय निकाला और आप यहाँ तक आए। थैंक यू हमारे व्यूअर्स के लिए इतना अच्छा मैसेज देने के लिए, इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं।